दिन पहले बाजार में रिकवरी का मूड, निफ्टी निचले स्तरों से 150 पॉइंट, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा सुधरा। एल&टी, रिलायंस और इन्फोसिस जैसे दिग्गजों ने भरा जोश। फार्मा, आईटी और सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा खरीदारी। ग्रैन्यूल्स में आज 4% का उछाल। वहीं आईटी शेयरों में एलटीआई माइंडट्री, केपीआईटी, बिरला सॉफ्ट के साथ कोफोज में खरीदारी का जोर। पावर फाइनेंस कंपनियों में जोरदार तेजी, 7% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना पीएफसी। वहीं पीएनबी के साथ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करार से आरईसी में भी 6% की रैली। मनप्पुरम को केरल हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने 3 हफ्ते में ईडी को दस्तावेज लौटाने को कहा। वीपी नंद कुमार के खिलाफ दाखिल एफआईआर भी खारिज की। स्टॉक आज 5% बढ़त में। बाजार में ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने पर सेबी का अभी कोई फैसला नहीं। सूत्रों के मुताबिक सेबी ने पहले एक्सचेंजों से सिस्टम तैयार करने को कहा। रॉयटर्स के हवाले से खबर। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में 20 साल हुए पूरे। पीएम मोदी बोले, वाइब्रेंट गुजरात एक मजबूत ब्रांड का प्रतीक। कहा, एक बीज बोया तो विशाल पेड़ बना। गुड आफ्टरनून और स्वागत है कमाई का अड्डा में। हर्षदा वीरू और मैं रहेंगे 1.5 घंटे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट्स की, स्टॉक्स की, स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन इससे पहले एक बार जरा बेसिक टेक्सचर समझ लेते हैं मार्केट का। और आज मार्केट ने फिर से एक चीज़ साबित कर दी है कि अभी ये बाजार एक बाउंड्रीज़ का ही है। आज हालांकि मार्केट में थोड़ी वायलेंस ज़्यादा थी। कल एक इनसाइड डे था, एक दोजी फॉर्मेशन था। नॉर्मली उसके अगले दिन मार्केट में इस तरीके के एक्सपेंशन आते हैं और वो आज आए। आज मार्केट ने दोनों तरफ आपको शानदार मूव दिए। सुबह एक पहले शॉर्ट साइड पर, उसके बाद शायद उससे ज़्यादा फोर्स में लॉन्ग साइड पर, खासतौर से बैंक निफ्टी में। दोनों तरफ के ट्रेड्स बहुत शानदार रहे आज। आईटी स्टॉक्स ने रिकवरी को लीड किया। सुबह इंडिकेशन मिल रहे थे कि शायद आईटी लीड करेगा रिकवरी को, और उसके बाद निफ्टी बैंक ने ज्वाइन इन किया उस रिकवरी में। हालांकि निफ्टी आईटी अभी भी बड़े इंडिसेस में सबसे ऊपर, 0.5% के गेंस, लेकिन निफ्टी बैंक भी ग्रीन में आया। और मिड कैप्स ने तो आज शुरू से एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स आज पूरे दिन ग्रीन में रहा। एक बार भी मिड कैप इंडेक्स रेड में नहीं आया। ये आज शानदार स्ट्रेंथ रही ब्रॉडर मार्केट में। और अब मिड कैप इंडेक्स 325 पॉइंट ऊपर, पूरा 1% ऊपर आने की तैयारी करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन भी एडवांसेस के फेवर में। तो यहाँ पर बहुत शानदार रिकवरी हुई और देखते हैं फिर आखिरी का 1.5 घंटा क्या लेकर आता है। लग तो रहा है कि एक चाल मजबूती की तरफ ही बनती हुई दिखाई देगी, जिस तरह की रिकवरी देखने को मिले। आफ्टरनून अनुज, आफ्टरनून वीरू। लेकिन 701 पर हम पहुंचे हैं। कंस्टिंग कल एक्सपायरी है तो एंटिसिपेशन और उम्मीद फिर बढ़ने लगती है। ऑफ कोर्स उम्मीद एक डेटा पॉइंट नहीं है अनुज, लेकिन जिस तरह की रिकवरी देखी गई है, कुछ पॉजिटिव सोचने में हर्ज है या नहीं? देखिए हर्षदा, इस मार्केट में अपने फीलिंग्स को बीच में ना लाएं और एक रोबोट की तरह काम करें। एक बिल्कुल, अगर आप रोबोट की तरह इस मार्केट में काम कर रहे हैं तो अच्छा पैसा बना के मार्केट दे रही है। आज सुबह जो हमने लेवल डिस्कस किया था 19,545 का, कि 19,545 सबसे क्रूशियल लेवल है। और आज का लो देखिए आप 19,554। इस लेवल की सिग्निफिकेंस समझिए। ये कल का नहीं, आज का लो। और जो 20 डे और जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो दोनों यहीं पर प्लेस्ड है इसके लिए। और एकमात्र रेजिस्टेंस मार्केट की है 19,800, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन है और रीसेंट हाई भी है। इस रेंज को आपने स्मार्टली प्ले अप करना है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा, जैसे कल वाला दिन था जहां आपको 30-40 पॉइंट मिलेंगे। आज जैसा दिन है आपको 100 पॉइंट मिलेंगे दोनों साइड पर। लेकिन अब वो मार्केट के टेक्सचर पर डिपेंड करता है। कल जैसा मार्केट होगा उसमें आपको 30-40 पॉइंट लेने होंगे। आज जैसे मार्केट में आपको 150-150 पॉइंट लेने होंगे। आपने एक ट्रेड अगर सुबह सुबह शॉर्ट साइड पे ले ली, एक सुबह अगर लॉन्ग साइड पर ले ली, तो अब इस समय मार्केट से अलग हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। अब मार्केट ऑलमोस्ट नो ट्रेड जोन में आ गया। यहाँ से अब मार्केट 19,800 की तरफ जाएगा तो सेलिंग भी आएगी, 19,750 की तरफ जाएगा सेलिंग भी आएगी, और नीचे 19,550 की तरफ आएगा तो बाइंग भी आएगी। ये इसी तरीके से चलता रहेगा। आपको अगर दोनों साइड के ट्रेड्स लेना आता है, अगर आप कर सकते हैं तो करिए, वरना कुछ टाइम के लिए अलग रहिए। कल एक्सपायरी है, कल के बाद शायद एक ट्रेंड और थोड़ा सा क्लियर होगा। लेकिन रेजिलियंस दिखाई है मार्केट ने। एटलीस्ट पहला टेस्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वो सक्सेसफुली डिफेंड किया। आज के मार्केट का जो लेसन रहा कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बार के लिए डिफेंड हुआ है। अब अगले टेस्ट पे नहीं होगा, अगर अगला टेस्ट हुआ तो अभी के लिए डिफेंड हुआ है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रेंज है। जो सपोर्ट है वो आपका 44,000 टू 44,200 पर है। आज भी ये एक क्लियर हुआ। एक सुबह तो एक से लग रहा था कि ब्रेकडाउन हो रहा है बैंक निफ्टी में, 44,180 पर आ गए थे हम, लेकिन
फिर उसने सपोर्ट लिया वहाँ पर और हायर लेवल पर रेजिस्टेंस जोन में हम आ गए हैं 44,600 टू 44,800। अगेन इस रेंज को स्मार्टली प्ले करिए, वरना एक चीज़ और देखिए, स्टॉक्स पे फोकस करिए ना। आज सुबह से हमने जो जो स्विंग्स ली सारी की सारी आप देखिए, वो लूपिन देख लीजिए, REC PFC देख लीजिए, कितने सारे ट्रेड सुबह सुबह आइडेंटिफाई किए गए थे। सभी ऑलमोस्ट अपने वो जो हमारे एक्सपर्ट्स ने टारगेट सजेस्ट किए थे उनके आसपास हैं, तो उन पर फोकस कर लीजिए फिर आप आज तक। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स वाला मार्केट और ऑफ कोर्स एक स्विंग अप देखने को मिला इंडेक्स में। ज्यादा सोचिए मत, थोड़ा सा दायरे में ट्रेड देखने को मिला है तो ट्रेंड को बेसिकली फॉलो करें। ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली आए तो शायद आपको मुनाफा वसूलने का संकेत मिल रहा है, लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड है इस समय ऊपर का और 19,700 के ऊपर हम टिकने में कामयाब। वीरू, गुड आफ्टरनून। कंसिडरिंग कल एक्सपायरी है, रोलओवर के क्या संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं? जय हर्षा, देखिए रोलोवर्स और कॉस्ट ऑफ कैरी सब कुछ मिला के मैं 4-5 काउंटर्स लेके आया हूं, उन पे मैं थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगा जो कि इस टाइम स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। एक रोलोवर शीट पे प्लस ऑप्शन स्टैट्स में जो सबसे पहला स्टॉक मार्क हो रहा है, प्लस अगर आप इसमें कुछ थोड़ा सा तड़का वीकली और डेली चार्ट्स का लगाएं, एक बहुत लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद 20 डेमा के आसपास आज पॉलीकैब हर्षता 5340 पे अमेजिंग ओआई इल्यूशन इन नेक्स्ट सीरीज। रोलोवर्स अगर आप देखें पॉलीकैब में लगभग 69% हो चुके हैं। मेरे ख्याल से जब कंप्लीट होगा कल का सेशन ये रोलोवर चला जाएगा करीब 90 के आसपास। और अक्टूबर फ्यूचर्स में देखिए करीब 4.25 लाख से जुड़े हैं, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में जाने को तैयार है ये स्टॉक, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। पॉलीकैब पहला स्टॉक रखूंगा और माइट भी शायद आज आपको जो क्लोज मिले ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री मिले। ये बिग टिकट साइजेस में ही कुछ काउंटर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें डिक्सन यहां पर भी रोलोवर्स बहुत स्ट्रांग है। प्लस आपके स्क्रीन पे जो प्राइस है वो जनवरी 2022 का जो पहला ब्रेकडाउन था उस पॉइंट को इसने रीगेन कर लिया है। रोलोवर्स 65% हो चुके हैं और 2,11,000 शेयर नेक्स्ट मंथ में जुड़े हैं। ह्यूज बिल्डअप, अच्छा रोलोवर्स और नेक्स्ट मंथ में अच्छा बिल्डअप और इट्स अ टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट। डिक्सन और पॉलीकैब ये दो बड़ी टिकट साइज के काउंटर्स बहुत अच्छा करते हुए। उसके बाद जरा आप एक बार देखिएगा कैनफिन होम्स 2.25% ऊपर है हर्षता, यहां भी बिल्डअप स्ट्रांग है। आज इसने अपने एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दिया, लास्ट 4 सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को मार्क करता हुआ। सितंबर में ओआई घटा है, अक्टूबर में करीब 2 लाख शेयर बिल्डअप हुए हैं, रोलोवर्स करीब 57%। एक स्टॉक ये भी अच्छा लग रहा है। कैनफिन होम्स के बाद थोड़ा सा आते हैं पीएनबी पे और ल्यूपिन, जिसका जिक्र अनुज कर ही चुके हैं। हालांकि मैं ल्यूपिन की डेटा आपको समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले पीएनबी आपकी स्क्रीन पे आएगा 80-70 के स्तर पे, 81-75 ये इसकी ऑल टाइम हाई, सॉरी ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। इस दौर मतलब जुलाई 2019 के बाद। आप रोलोवर्स देख रहे हैं इसमें 77% रोलोवर्स, ह्यूज, आई मीन बेस्ट इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस, आई मीन पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। और उसके बाद ल्यूपिन जिसका जिक्र किया, आज सुबह सुबह हमने इस स्टेट पे बातचीत भी की थी काफी खुल के। ल्यूपिन में भी रोलोवर्स अच्छे हैं, आज पूरा का पूरा फार्मा स्पेस काफी वाइब्रेंट है, मजबूत है। इसमें नेक्स्ट मंथ में यानी अक्टूबर में रोलोवर्स की एक्टिविटी और साथ ही साथ ऑप्शन एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है। ये इस वक्त भी डीहाई पे ट्रेड करता हुआ 1131 पे हर्षता ल्यूपिन लास्ट स्टॉक। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग मूव। इनफैक्ट फार्मा साइड पर काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेंड आज मजबूती का साफ देखने को मिला और मार्केट को लगा था सुबह में कंसिडरिंग ऊपरी लेवल से बाजार फिसल रहा है तो क्यों ना डिफेंसिव्स की तरफ जाया जाए, और बाजार में रिकवरी और वो डिफेंसिव्स भी आज आउट परफॉर्म करके दे रहे हैं। चलिए आपके लिए कुछ ऐसे ही ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर आज मजबूती साफ तौर से देखने को मिली है। LNT ने पार्टिसिपेट किया है आज के इस मूव में, लगभग 2% के गेन्स यहां। LTI माइंडट्री, मॉर्गन स्टैनली सबसे ज्यादा बुलिश अगर किसी 2-3 स्टॉक्स में है उसमें LTI माइंडट्री का इन्होंने जिक्र किया, 1-1.25% की तेजी बनती दिखाई दी है। यही नहीं, सन फार्मा देखिए, सिप्ला देखिए, जो वीरू मेंशन कर रहे थे लूपिन का हाल, ये दूसरे दिग्गज हैं जिन्होंने उस तेजी में पार्टिसिपेट किया है। PFC REC दोनों काउंटर्स जो हम हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, 6-7% का इजाफा वहां। मनप्पुरम फाइनेंस को राहत मिलती हुई हाई कोर्ट से, तो वो स्टॉक 4.5% ऊपर, और ग्रैन्यूल्स बैंड से बाहर क्या निकला, आज 4% तक की तेजी यहां पर बनती दिखाई दी है। लेकिन मंदी वाले कैंडिडेट्स, ग्रासिम आज कुछ नरमी में है, 1.5% का नुकसान। टाइटन करेक्ट कर रहा है, अब 3200 के आसपास फिसलता हुआ।
वेदांत के प्रोमोटर्स को दरअसल मूडीज का डाउनग्रेड किया तो स्टॉक आज 6% नीचे, और गुजरात गैस में भी हल्का सा करेक्शन करीब 2% और का देखने को मिला है। तो ये वो काउंटर्स हैं जहां पर तेजी और मंदी के सौदे साफ बन रहे हैं। लेकिन देखिए, स्टॉक स्पेसिफिकली भरपूर मौके बाजार में अब भी आपको दिखाई देंगे ट्रेड के लिए। एग्जैक्टली वहां पर ट्रेड क्या लेना है उस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ हमारा दमदार पैनल तैयार है ये बताने के लिए। फंडामेंटल्स पर कौन से शेयर पिक करें, जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह से बात करेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, अमित सेठ, रुचित जैन और चंदन तापड़िया है। 2:20 पर आज कॉर्पोरेट स्कैन में फोकस रहेगा सीमेंट कंपनियों पर, और ईस्ट इंडिया की कंपनी स्टार सीमेंट के सीईओ विनीत तिवारी से पूछेंगे कि वहां पर प्राइस एक्शन क्या बनता दिखाई दे रहा है। अलग अलग रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि सितंबर में 2 हाइक्स आ चुके हैं, अक्टूबर में आगे और हाइक्स आएंगे। फिर नजरें रहेंगी आईटी स्टॉक्स पर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की राय दरअसल बटी हुई है। कुछ कह रहे हैं जमकर तेजी आएगी अगले साल, कुछ कह रहे हैं वो तेजी पोस्टपोन हो रही है 2026 तक, FY26 तक। आशीष को इस पर जोड़ेंगे। 240 पर फोकस में एक हाल ही की लिस्टिंग सेनको पर नजरें रहेंगी, और ऑफ कोर्स चार का चौका भी सस्ता ऑप्शन मानस देंगे। आशीष बहेती से जानेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, अमित बताएंगे चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा के लिए गौरांग शाह हैं। 245 के आसपास फिर सेनको की बातचीत होगी। रीसेंट लिस्टिंग शानदार गेन्स। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ आनंद टंडन जुड़ने वाले हैं, और फिर रुक करेंगे 3 बजे डीलिंग रूम चेक का। BTST STBT ट्रेड्स भी होंगे आपके सामने। चलिए अब एक काम करते हैं, अपने पैनल को रखते हैं स्क्रीन पर और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून देव। आज जो स्टॉक में बहुत पसंद है इस वक्त, आई थिंक वो है गोदरेज कंज्यूमर्स। यस, गोदरेज कंज्यूमर्स है स्टॉक के, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर जो बेस बना है बढ़िया बना है, लगता है यहीं से एक बॉटम आउट मिलना चाहिए। ट्रेड करें 991, ये 1010 से 1020 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 985। गोदरेज कंज्यूमर बहुत ही बढ़िया बेस बन रहा है। ओके, गोदरेज कंज्यूमर एक अच्छे बेस पर तेजी यहाँ पर बनती हुई। इनफैक्ट गोदरेज कंज्यूमर पर आज सुबह में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी जो इंडिकेट कर रही है और बढ़त। इनफैक्ट 1200 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसका टारगेट था, वो भी एक प्ले है आज इस शेयर में। काबा साहब कह रहे हैं 1010 पहला टारगेट रहेगा। मानस आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, आईडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी करेंगे। कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था, वो अपने टारगेट्स के आसपास है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आईडीएफसी लिमिटेड भी करंट लेवल से एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। पिछले करीब 10 सेशन अगर आप देखेंगे तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा था। स्टॉक ने आज हायर टॉप्स हायर बॉटम्स कंफर्मेशन दिया है। मेरा समझना है कि पिछले हाईस को स्टॉक ब्रीच कर जाएगा, तो 128 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए आईडीएफसी लिमिटेड में, और टारगेट रहेंगे 135 रुपए के। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 130 वाला कॉल ऑप्शन अक्टूबर मंथ का, वो आप वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 5 रुपए 30 पैसे के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां खरीदारी करिए। 4 रुपी 30 पैसा 4 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, और 7.5 रुपए 7 रुपी 50 पैसे के टारगेट इस ऑप्शन में आप सेट कर सकते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे आईडीएफसी एक ट्रेड हो गया। ये मानस का बहुत एक पेट ट्रेड है, अमूमन इस स्टॉक को पिक करते हैं मानस। 131 पे ये आपका लॉन्ग ट्रेड। अमित, गुड आफ्टरनून। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा, कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, अनुज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक इसमें राउंडिंग करेक्शन हुआ था 10 और 20 डे मूविंग एवरेज पे। स्टॉक अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई इज वेल प्लेस्ड। कल का कैंडल काफी एक नैरो रेंज इनसाइड बार कैंडल था, जिसका आज हम एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देख रहे हैं। अच्छा खासा मोमेंटम है स्टॉक में, एक बेस से बाहर आ रहा है, तो इससे बाई की सलाह है। लगभग 245 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 251 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 242 का। आरबीएल बैंक यहाँ पर क्या रोलोवर्स भी बहुत शानदार हैं, और आज स्टॉक 3% ऊपर। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? अनुज जी, वीरेन जी एंड हर्षिता मैम। अनुज जी, मेरी जो ट्रेड रहेगी कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक काफी प्रेशर में था, अभी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के अभी भी नीचे है, बट बेस्ट पार्ट ये है कि 2340 के पास 3 दिनों से इसने एक बेस बनाया है, और आज एक प्रॉपर मूव अप स्विंग देना में सफल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है लॉन्ग जाने के लिए, तो 2340 का एक स्टॉप लॉस लगाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट 2400, और अगर वो ब्रीच होता जो कि 20 डेमा एंड 200 डेमा का कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें वापस 2440 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।
तो 2340 का स्टॉप लॉस लगा के तो रिलायंस में खरीदारी की पोजीशन बनाई। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भाग ले रहा है, उसका भी दरअसल हाथ है आज इस मार्केट की रिकवरी में, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। और डिस्क्लोजर हमारा आपकी स्क्रीन पर जरूर आया। 2440 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या है इस घंटे? धन्यवाद हर्षदा जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बैंकिंग क्षेत्र, निजी क्षेत्र की बैंक इंडसइंड बैंक 1430-35 के आसपास कामकाज कर रहा था जब पिछली बारी मेरी नजर पड़ी थी, और इसका एक सर्वोच्चम स्तर बना था करीबन 1475 के आसपास। मेरे ख्याल से जो दूसरी तिमाही के नतीजे हम देखेंगे हर्षदा आने वाले महीने में, करीबन पहले दूसरे हफ्ते में, तो हमारा अनुमान ये कहता है कि वित्तीय क्षेत्र के परिणाम काफी अच्छे होंगे, और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि इंडसइंड बैंक शायद अपनी सर्वोच्चम ऊंचाई जो बनाई है उसको पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी गौरांग सर की तरफ से। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं एक बार। आज सुबह सुबह हमने एक ट्रेड पिक की थी पीएफसी और आरईसी, दोनों स्टॉक अब 7% ऊपर। इनफैक्ट पीएफसी अब एफएनओ का टॉप गेनर 7.5% और आरईसी भी 6.5%। मानस, इस पर एक फॉलोअप हो जाए क्योंकि इस पर हमने सुबह सुबह बात की थी। तो देखिए, दोनों स्टॉक चार्ट से काफी बेहतरीन लग रहे हैं, और अभी भी ऑलरेडी हमने एक अच्छा खासा मूव देख लिया है। लेकिन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो ब्रेकआउट तो अभी आया है, क्योंकि जो पिछले हाईस थे, अगर हम पीएफसी की बात करें तो वो हाई 251 रुपए के आसपास के थे, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। मेरा तो समझना है कि यहाँ से भी आपको करीब 12 से 15 रुपए का मूव आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो अभी भी खरीदारी करने की ही राय रहेगी। और ऑलरेडी एक मूव देखने को मिल गया है, तो ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को ले तो बेहतर रहेगा। तो अक्टूबर मंथ का 255 वाला कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं पीएफसी में, जिसके प्राइस 11 रुपए के आसपास चल रहे हैं। तो वहां पर आप खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस से 7 रुपए के नीचे लगाइए, और इस ऑप्शन में आपको 20 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही आरईसी के अगर आप चार्ट देखिए तो यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने देख लिया है। जो पिछला हाई था उसको टेस्ट करके वहीं पर ट्रेड हो रहा है। मेरा समझना है कि वॉल्यूम बेहतर है, पैटर्न बेहतर है, तो बिल्कुल चांस लेना चाहिए। आरईसी में भी खरीदारी करने की ही राय रहेगी। 185 वाला कॉल ऑप्शन अक्टूबर मंथ का लिया, 285 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। उसके प्राइस 14 रुपए के आसपास चल रहे हैं, तो 14 रुपीज पे 285 का अक्टूबर मंथ का कॉल ऑप्शन आरईसी का लिया जा सकता है। 10 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 22 रुपए 23 रुपए के टारगेट सेट करिए इस ऑप्शन में। आरईसी पीएफसी अभी भी मौका, तेजी की पोजीशंस आप अक्टूबर में ऑप्शन भी लेकर जाएंगे तो फायदा ही कमाएंगे। ये एक मोमेंटम ट्रेड है, उसी में रहे। मैं इनफैक्ट आरईसी का रोल ओवर देख रही थी, 70% से ज्यादा का। पीएफसी अभी भी कैचअप कर रहा है, लेकिन आई एम श्योर कल तक इन डेटा पॉइंट्स में और तेजी बनती दिखाई देगी। अच्छा, एक स्टॉक जिसने आज कई दिनों बाद इतनी मजबूती दिखाई है वो है एलएनटी। आपको याद होगा बीच में एलएनटी में अच्छी खासी हरकत देखने को मिली, फिर थोड़ा साइडलाइंस पर गया। आज फिर इसमें पिकअप देखने को मिला है, करीब 2970 के आसपास ये जो ट्रेड है। अमित, चार्टिकली ये अब जो मूव आया है बीच में थोड़ा सा विराम लेने के बाद, क्या एक नई तेजी की तरफ अटेम्प्ट कर सकता है ये काउंटर? धीरे धीरे करके पिछले 14 दिनों में 8% के गेन्स आए हैं, लेकिन आप देखिए जितनी वहां पर हरी कैंडल्स बनी हैं उतनी लाल कैंडल्स भी हैं, यानी कि कंसोलिडेशन फेज में शायद था। आज का मूव क्या इंडिकेट कर रहा है? अब यहां से क्या आपकी भाषा में ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है या आ रहा है? जी हर्षदा मैम, अगर हम एलएनटी का स्ट्रक्चर देखें ऑफ लेट, ये स्टॉक एक मूव देता है, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन होता है जो कहीं ना कहीं 10 डेमा और 20 डेमा के आसपास आके सपोर्ट लेता है। वंस अगेन वी सी अ मूव अप। रिसेंटली पिछले 10 दिनों में जो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, बहुत ही नैरो रेंज कैंडल्स बन रही थी। नैरो रेंज स्पेशली जो रेड कैंडल्स थी उसमें कोई वॉल्यूम नहीं था, दैट वाज इंप्लाइंग दैट देयर इज नो सेलिंग। और आज के सत्र में जैसे ही एकदम अपने 10 डेमा के पास आए, हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल वापस देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में वापस एक छोटा सा मूव यहाँ पे डेफिनेटली बनेगा। स्टॉक में ऑलरेडी काफी अच्छा खासा रनअप आ गया है, लेकिन आज की कैंडल को देख के मुझे लगता है कि 2930 के स्टॉप लॉस से एक बार 3025 से 3040 के टारगेट्स एलएनटी में पॉसिबल है। ओके, एलएनटी आपकी स्क्रीन पे 2966 पे डेट इज स्क्रीन पे बज रहा है। प्लीज इसके रोलोवर्स के फिगर्स भी रखिएगा। एट 2967 याद रखिएगा, इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी है। इंट्राडे बेसिस पे करीब 3005 का भाव 12 सितंबर को छू के आया था, बट जहां तक क्लोजिंग का सवाल है नहीं हो पाया था। तो इस प्राइस पर अगर क्लोज भी हो रहा है तो ये एलएनटी के करियर का बेस्ट क्लोज होगा। हालांकि रोलोवर्स 46% है, याद रखिएगा।
शायद ये कैपिटल गुड्स के ओवरऑल रोल ओवर से थोड़े से थिन है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ ऐसे स्टॉक्स पे आते हैं जिसपे हमने डिसाइसिवली सुबह एक कॉल ली थी। हम काफी समय से वेदांता पे शॉर्ट भी हैं और आज सुबह खुलते हुए भी बात ये हुई थी कि प्रेशर जो है कैपिटलाइज करेगा। अनुज, सुबह हमारी एक बहुत अच्छे डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था इस पे। उस वक्त ट्रेजेक्टरी थी करीब 217-16 की, नाउ इट्स 209। हम बात कर ही रहे थे, अब लग रहा है अनुज वो 202 का जोन जो है वो जून 2022 का, वो भी अनदर थ्रेट लग रहा है आपको? फिर वो बच जाए बड़ी बात होगी। मतलब मेरे ख्याल से अगर आप इसके अब चार्ट्स देखें, अब अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में इसने काफ़ी क्रूशल लेवल्स ब्रेक किए हैं और 200 वीक मूविंग एवरेज भी इसने ब्रेक किया है। और मेरे ख्याल से अब यहाँ से वो लेवल तो इनफैक्ट आई थिंक वो लेवल तो हमने जो जून 2022 वाला लेवल है वो तो आई थिंक हमने ब्रीच कर दिया है वीरू, उसके नीचे हम चले गए हैं शायद। अब आई थिंक नेक्स्ट लेवल टू वॉच सीधा होगा यहाँ से आगे डबल डिजिट में। ये इसमें इस तरीके का ब्रेकडाउन है जिस तरीके का इसने, इनफैक्ट अब आप इसका अगर मंथली चार्ट देखें तो अभी 200 मंथ मूविंग एवरेज पर आ गया। फॉरगेट अबाउट 200 वीक मूविंग एवरेज, अभी 200 मंथ मूविंग एवरेज इसका करीब 189-190 पर प्लेस्ड है, जो मैं देख पा रहा हूँ इसका। तो वीकनेस तो काफ़ी है इसमें वीरू, और क्लियरली ये फिर से आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा है कि प्राइस एक्शन बहुत कुछ कहता है। प्राइस एक्शन पहले से कुछ कह रहा था जब मेटल स्टॉक्स 52 वीक हाई पर थे और ये बेचारा इकलौता 52 वीक लो पर था। ONGC 52 वीक हाई पर था, ये 52 वीक लो पर था। तो कोई साइन नहीं है, ये फॉलिंग नाइफ है और इसमें फॉलिंग नाइफ को पकड़ने में ना हाथ कटेगा ही और कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए मेरे ख्याल से अभी इससे कोसों दूर रहें तभी बेटर है। कोई ट्रिगर भी नहीं दिख रहा है इसमें मुझे। अब वो डिविडेंड वाला पहले ट्रिगर होता था, अब तो वो ट्रिगर भी नहीं है इसमें वीरो। वाकई। और मानस, आपको लग रहा है जैसे कि अनुज टिप्पणी कर रहे थे कि इट्स अ फॉलिंग लाइफ, अब तक तो उसका बिहेवियर वैसे ही रहा है। ये 204 जुलाई 2022 का मंथली कैंडल का लो है। मैंने अभी इनफैक्ट अपने चार्ट को कैश में कन्वर्ट कर लिया है। वो भी आपको अंडर द थ्रेट लग रहा है? और अभी अगर आपके पास शॉर्ट है तो क्या करें, कहां तक के लिए ओपन करें? और नेक्स्ट मंथ की कोई पुट ऑप्शन अभी भी आपको रीजनेबली प्राइस लग रही हो तो? बिल्कुल, देखिए मॉर्निंग में भी ये मैंने मेंशन किया था कि वो जो पिछले लोज है स्टॉक्स को टच कर सकता है और पैटर्न वीक है, इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं उसको ब्रेक करके 190 या 185 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो पैटर्न वीक है और तो आप बिल्कुल इस गिरावट पे खरीदारी तो नहीं करनी है। अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो सबसे पहला काम करना है कि स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए। अब 216 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 216 के ऊपर जाए तब आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकलिए, अदरवाइज इस शॉर्ट पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि अगर ये 203 204 के नीचे गया तो कम से कम आपको 25-30 रुपए का डाउन साइड तो जरूर देखने को मिल सकता है। रही बात ऑप्शन में ट्रेड करने की, तो बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर आप अक्टूबर मंथ की बात करें तो 200 वाला पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से उसके प्राइस 5 रुपए 85 पैसे के आसपास चल रहे हैं। 200 वाला पुट ऑप्शन लीजिए। स्टॉप लॉस 4 रुपए के नीचे लगाना है तो 2 रुपए का रिस्क है करीब करीब। लेकिन अगर हम टारगेट की बात करें तो अगर 185 की बात करें तो इसके टारगेट कम से कम 15 रुपए 20 रुपए भी हो सकते हैं, इसलिए चांस लेना चाहिए। 4 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 200 वाला पुट ऑप्शन वेदांता का लिया जा सकता है। ओके, 200 वाला पुट ऑप्शन वेदांता का लिया जा सकता है। एक बार वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने वो मंथली चार्ट तैयार किया है वेदांता का, जिसको मैं रेफर कर रहा था। एक बार वो चार्ट देखते हैं। ये देखिए, ये है वो चार्ट ब्यूरो, और ये देखिए जो आप लाइन देख रहे हैं ये अब मंथली बेसिस पर 200 मंथ एवरेज ये ब्रीच होने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इसने पहले नहीं किया है उसको ब्रीच, पहले भी किया है कई बार। और उसके बाद ये एक ट्रेडिंग प्ले है प्योर। इसमें मोमेंटम अगर आपको खेलने को मिलेगा दोनों साइड मिलेगा, और इस समय खैर मोमेंटम डाउन साइड पर है, तो इसके लिए यहाँ पर डाउन साइड के मूव्स आ रहे हैं। चलिए, ये बात होगी वेदांता की, लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। एक बार टाइटन लेकर आइए। बहुत रेयरली होता है टाइटन इस तरीके से अंडर परफॉर्म करे मार्केट में। टाइटन इस समय डे लो पर चल रहा है। गाबा सर, क्या हुआ टाइटन में, क्या व्यू इस समय? टाइटन में है तो सेलिंग बिल्कुल। मेरे ख्याल से और भी नीचे लेवल देखने को मिल सकते हैं। ट्रेड कर रहा है 3198, पॉसिबल कि 3150 3075, ये एक पॉसिबिलिटी है वहां तक आने की। मेरे ख्याल से स्टॉप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप होगा 3240, एक स्लाइड संभावना है यस टाइटन में वीक। थोड़ा सा कंट्रैक्शन यहाँ पर टाइटन में आता हुआ, और टाइटन एक तरफ नर्म है, दूसरी तरफ रिसेंट लिस्टेड कंपनियों में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है इसी सेक्टर की। उस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक सेक्टर जो हमारे रेडार पर काफी समय से है वो है सीमेंट कंपनी। आपको याद होगा रैमको,
दालमिया भारत, ये ट्रेड्स आपको इसी मंच पर कई सारे जानकारों ने दिए हैं और पिछले कुछ दिनों में एक्शन दरअसल और मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। आज भी कुछ चुनिंदा सीमेंट कंपनियों में फिर तेजी बनी है। अब तेजी के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि सितंबर में ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि 2 चरणों में प्राइस हाइक्स आ चुके हैं। अब माना यह भी जा रहा है कि प्राइस हाइक हाथों हाथ लिए जा रहे हैं और शायद अक्टूबर में भी कुछ प्राइस हाइक्स आ सकते हैं। हमारे साथ स्टार सीमेंट के सीईओ विनीत तिवारी हैं। स्टार सीमेंट प्राइमरीली ईस्ट इंडिया में एक अच्छा खासा मार्केट रखती है, तो वहां से एक स्टेटस चेक हमें लगा तिवारी जी आपसे लिया जाए। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अक्रॉस इंडिया और स्पेशली ईस्ट इंडिया में प्राइस हाइक्स देखने को मिले हैं। कितना प्राइस हाइक आप लार्जली ले पाए हैं पिछले 1-8 महीने में? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड जहां तक प्राइस हाइक का सवाल, यस, पिछले कुछ महीनों के असफल एफर्ट्स के बाद आई थिंक इंडस्ट्री हैज बीन एबल टू सी सम प्राइस हाइक आफ्टर प्रीटी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम and very decent price increase has been seen in the eastern India, almost close to more than 40 rupees. I'll say 45-50 rupees approximately is the wholesale price at the market. Gain has been seen in the eastern India. Star is predominantly in northeast. We have also been able to increase prices in northeast by close to around 10 rupees a bag. So there has been a decent price increase in the eastern part. कुछ और प्राइस हाइक आ सकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, वो सजेस्ट कर रही थी कि सितंबर के प्राइस हाइक के बाद अभी भी थोड़ा सा प्ले है कि अक्टूबर में भी कुछ दाम बढ़ सकते हैं। क्या वैसी सिचुएशन आपको दिख रही है या फिर आपको इन लेवल्स पर ही सस्टेन करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, अभी भी थोड़ा बहुत और गुंजाइश है मेरे ख्याल से प्राइस हाइक और आने की। डिपेंड करता है, सीमेंट इंडस्ट्री एज वी ऑल नो डिमांड सप्लाई पे ही सारा खेल चलता है एंड कंपनीज प्राइस बढ़ाती हैं, कई बार लगती हैं, कई बार नहीं लगती, बैक हो जाती हैं, बट इस बार प्राइस हाइक सक्सेसफुल रहा है ईस्ट में और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में भी हम थोड़ा बहुत प्राइस हाइक और देख सकते हैं। विनीत जी, तो गुड आफ्टरनून। डिमांड इलास्टिसिटी आपके हिसाब से अभी ठीक ठाक है कि प्राइस हाइक्स एब्जॉर्ब होती रहेंगी विदाउट हर्टिंग डिमांड? देखिए, अगर डिमांड की बात करें तो इस साल में ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ तो चल ही रहा है। ईस्ट को भी देखें और नॉर्थ ईस्ट को भी देखें तो इट्स ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ विच इज गोइंग ऑन, आई थिंक, विच इज प्रीटी गुड, almost close to 12% growth in the whole of eastern India, and then specifically if we talk about the northeast also, it's close to 14-15%. So growth has been there. I think that is the basis for any price hike, because last year also, if you'll see, in spite of such a high cost pressure where the margins of the companies got diluted like anything, price hike last year bhi hui thi aur decent hui thi, but they were not able to pass on the cost increase pressure to the market in spite of the challenges whatever the industry faced. So अभी थोड़ा सा डिमांड अच्छा है एंड डिमांड अच्छा रहना भी चाहिए। आगे आने वाले समय में भी लगता है कि डिमांड ठीक रहेगा, बिकॉज अगर अपन कुछ बेसिक डेटा उठा के ही देखें, अगर रूरल हाउसिंग के और अफोर्डेबल हाउसिंग के, तो जो बैलेंस चंक ऑफ हाउसिंग स्टिल विच हैज टू कम इज स्टिल प्रीटी लार्ज। ऑलमोस्ट 37% ऑफ प्रधानमंत्री Awas Yojana urban is spending almost close to 5.2 million ton house, and rural housing is spending, which was expected to get completed by December. So I personally see this as one big boost. And then obviously there has been a great outlay on the infra projects, and we all know about it, almost close to 98,000 crores. I think that should add up to this. एक जो विनीत जी, एक सीमेंट कंपनियों पर हमेशा एक, अब वो फॉर राइट और रॉन्ग, हमेशा एक आरोप लगता है कि अच्छे टाइम में कार्टेलाइजेशन टाइप का कुछ हो जाता है। इस पर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो। अब इस पे तो क्या कमेंट करें, सीमेंट इंडस्ट्री बदनाम है इसके लिए, लेकिन ये अगर ऐसा हो रहा होता तो पिछले साल अगर इतना कॉस्ट प्रेशर्स इंडस्ट्रीज के बड़े थे, एबिटा लेवल सारी कंपनियों के जिस लेवल पे चले गए थे, तो ये सब बिल्कुल सत्य नहीं है। आई थिंक सीमेंट इज मतलब स्टिल इट रिमेन्स अ कमोडिटी इन ऑल वेज, एंड इट्स प्योरली ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई। कंपनीज की कोशिश होती है, हमारी भी कोशिश एज ए कंपनी, हम कोशिश करते हैं प्राइस बढ़ाने की, नहीं बढ़ती कई बार, और कई बार मार्केट में अब्सॉर्ब हो जाती है, तो इट इज एब्सोल्युटली बेसलेस एलिगेशन। ओके,
विनीत जी, एक और चीज़ है, जो मैं आपके कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स को देख रहा हूँ, उसके मुताबिक आपका जो मेघालय में एक्सपेंशन हो रहा है, आपका असम में एक्सपेंशन हो रहा है, सर ये दोनों के दोनों जो एक्सपेंशन है मोर और लेस बाय द एंड ऑफ द फिस्कल 2024 तब तक कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक आपकी पूरी कैपेसिटी कितनी होगी, बोथ इन क्लिंकर एंड सीमेंट, और अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो एग्जैक्टली दोनों डिविजन्स में कितना है आपका? ओके, तो अगर हम भी मानसून के पीरियड को छोड़ दें तो मोर और लेस स्टार हैज बीन ऑपरेटिंग ऑलमोस्ट एट इट्स 100% कैपेसिटी। जो हमारी करंट क्लिंकराइजेशन कैपेसिटी है विच वाज अराउंड 2.7 एंड द न्यू कैपेसिटी विच इज कमिंग अप इज अराउंड क्लोज टू 3 million tons. So the new clinker capacity will be around 5.6-5.7 million tons. And if you talk about cement, this current cement capacity which we had, and after the new increase, the new expansions, 2 new expansions, 2 million ton each at Guwahati and 2 million ton at Silchar. If we take that into account, it will go to 9.6 million ton. तो आज की स्थिति में मानसून का पीरियड अगर छोड़ने तो स्टार वाज ऑलमोस्ट सेलिंग इट्स कैपेसिटी. The new plant, as you rightly said, our Guwahati grinding unit should hit us by the end of Q3, I will say, and our clinkerization unit at be functional by the end by Q4 of this financial year. As far as our next unit, Silchar, is concerned, we are strategically slightly pushing it further to see that our capacity utilization remains very healthy. But still, in the year 25, that unit will also come in place. So the work is still going on. We have almost acquired good chunk of land there, and I think the work will start there also soon. And it should be Silchar should also be functional by financial year 25. क्योंकि रफली Q2 Q3 में प्राइस हाइक्स देखने को मिलेंगे, विनीत जी, मार्जिन्स पर ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? क्योंकि इस बीच हमने थोड़े से एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ते देखे हैं, तो क्या वो पूरी तरह से ऑफसेट हो जाएगा प्राइस हाइक में, या फिर आपके पास कुछ मार्जिन कंफर्ट है? देखिए, अभी इमीडिएटली तो अगर बात करें तो स्टॉक लेके चलते हैं कोल का. अगर आप देखें तो इवन इन Q1 जब एनर्जी प्राइसेस डाउन हो गई थी तो एनर्जी प्राइस इतनी डाउन नहीं हुई थी क्योंकि वी आर कैरिंग कोल व्हिच वाज एट अ हायर प्राइस कोल इन Q1. अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑब्वियसली वी विल नॉट बी इम्पैक्टेड एटलीस्ट इन द नेक्स्ट क्वार्टर or two. I don't see, at least in next quarter, I don't see any impact. If there is any further increase in coal, then only we should see an impact. As far as Star is concerned, I personally don't see any impact on our cost vis-a-vis Q1 what we have shown. I think it will be on the better side. शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. ये बात हो गई इस समय एक सीमेंट कंपनी से. गौरांग जी, इस समय सीमेंट पर क्या व्यू बन रहा है? और बड़ी रैली रही है कुछ स्टॉक्स में, लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट को सुना हो, स्टार पर अगर आपको कोई व्यू हो, वरना आपको खुद कोई कंपनी पसंद हो? संजोग से जो मिड कैप आइडिया देने वाले हम वो सीमेंट क्षेत्र से ही है अनुज, और सीमेंट सेक्टर को लेकर के हमारा जो नजरिया है बुनियादी तर्क के आधार पर वो बहुत सक्षम और मजबूत है. और जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है, आप चाहे रियल एस्टेट सेक्टर को ले लीजिए, गवर्नमेंट की जो ढांचा सुधारने की बातचीत चल रही है, राज्य स्तर पर जो सरकार खर्चा कर रही है, या फिर प्राइवेट केपेक्स, कंजम्पशन जो सीमेंट का है वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाएगा. और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि सीमेंट के बोरियों के दाम धीरे धीरे करके आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे. एक स्पष्टीकरण जो प्रश्न सवाल आपने मैनेजमेंट से पूछा था स्टार सीमेंट के कार्टेलाइजेशन को लेकर के, उनका स्पष्टीकरण सुनने में अच्छा लगा मुझे. मैं उम्मीद करता हूं वास्तविकता में इट्स ऑल ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई, और किसी भी तरह का कार्टेलाइजेशन ना हो, इससे उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता है. तो एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, दालमिया भारत, जेके लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, बिरला कॉर्प जैसी कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची में है. कई मौके आपको दरअसल सीमेंट में दिख रहे हैं और शायद ये अच्छा समय इन स्टॉक्स में तेजी करने का. अच्छा, इस बीच रुचित जैन हमारे साथ जुड़ गए. रुचित, गुड आफ्टरनून. 19,700 के आसपास इंडेक्स निफ्टी, और निफ्टी बैंक में भी बहुत बढ़िया रिकवरी. शायद सुबह में जब हम 11 बजे बात कर रहे थे इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल आभास नहीं था कि इतनी स्मार्ट रिकवरी आएगी. आपने क्या स्टॉक चुना है इस समय के लिए? जी, वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी.
सर सुबह भी जब हमारी बात हुई थी तो मिड कैप इंडेक्स के 20 ईएमए की हमने बात की थी कि ऑल्दो इंडेक्स ने वो निफ्टी ने 19,600 तोड़ा है, बट मिड कैप्स में जो सपोर्ट है वो नहीं तोड़ा, इसलिए ब्रॉडर मार्केट्स में कुछ सेलिंग नहीं लग रही है। और ये स्मार्ट रिकवरी के बाद अगर आप अभी ऑप्शंस का डेटा देखें तो 19,600, 19,650 सभी पुट ऑप्शंस में अच्छी राइटिंग हुई है। सो यहाँ से लग रहा है आप डाउनसाइड का लिमिटेड है और आज एक अच्छा सपोर्ट बेस्ड मार्केट ने शायद फॉर्म कर दिया है। अब HUL मेरी आज की पिक रहेगी, यहाँ पे खरीदारी की सलाह। थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड है, रिसेंटली काफी अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिखाया है, लेकिन स्टॉक टेक्निकली एक फॉलिंग वेज पैटर्न ये स्टॉक ने बनाया है जो यूजुअली एक करेक्टिव फेज के एंड में फॉर्म होता है। इवन अब ऑप्शंस में देखेंगे तो 2500 के कॉल राइटर्स जो थे वो अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं। सो आइडियली हमें लग रहा है कि HUL में एक अच्छा पुल बैक मूव एटलीस्ट यहाँ से रह सकता है। 2470 के नीचे स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 2550 के टारगेट्स के लिए। तो HUL एक तेजी वाला कैंडिडेट, ये इनफैक्ट इस समय पिक किया है रुचित ने, यहाँ पर खरीदारी करे आज 20 रुपए ऊपर। इनफैक्ट HUL, ITC ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज रुझान तेजी का बना है। लेकिन एक सेक्टर है जो जिससे दरअसल रिजल्ट सीजन का आगाज होता है, वो है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी को लेकर राय दरअसल बटी हुई है। सुबह में हम मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट देख रहे थे जिन्होंने अपने ड्रास्टिकली टारगेट्स बढ़ाए हैं कई कंपनियों पर, लेकिन दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि और समय लगेगा रिकवरी के लिए। तो एक व्यू आप से देख सकते हैं बुलिश है, दूसरा थोड़ा अभी भी बेरिश बना हुआ है। नंबर से ठीक पहले याद रहे कि 12 अक्टूबर से इन्फोसिस ने आगाज कर दिया है, वो रिजल्ट्स पेश करेंगे। लेकिन क्या फैक्ट्स हैं जो ब्रोकरेजेस इस समय सामने आपके पेश कर रहे हैं और क्या वहां से इन्फ्लुएंस निकाला जाए? आशीष हमारे साथ है। आशीष, अच्छा मौका है बुल और बेर। ये थोड़ा फिरोशियस लग रहा है, वो एकदम काम पीस में थोड़ा सा उसको भी थोड़ा दमखम एक्टर में बदलो यार। बुल भी थोड़ा बुलिश दिखना चाहिए। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही करा आप। दो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं और दोनों रिपोर्ट्स में ब्यूटीफुल एक बियर्स और बुल्स का केस बनता है, पोल्स अपार्ट। जैसे अर्शिता मेंशन कर रही थी, आज सुबह हम लोग मॉर्गन स्टैनली की उस रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, वो रिपोर्ट निर्मल बंक की तरफ से आई और बहुत अच्छा बेरिश केस उन्होंने सामने रखा है। दिखता है स्ट्रीट में आईटी के आउटलुक को लेकर किस तरह से सारी ब्रोकरेजेस इस समय डिवाइडेड है। ईज के लिए मैंने क्या करा है, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे इन दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर करके रख दिया है ताकि आसानी से हम सबको समझ में आ जाए दोनों क्या कह रहे हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम FY24 के सेकंड हाफ में ऑलरेडी आके खड़े हुए हैं, तो FY25 के आउटलुक की बात हो रही है। वो FY25 के आउटलुक में मॉर्गन स्टैनली कह रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ आईटी में देखने को मिलेगी। डबल डिजिट मतलब 10% है, उससे बेहतर ग्रोथ आईटी क्लॉक करेगा। अगर वाकई ऐसे हुआ तो इस समय जो कंसेंसस है उससे बेहतर की बात कर रहे हैं। उसके सामने निर्मल बंक की रिपोर्ट जो आई है वो कह रही है डॉलर आय का जो अनुमान हम रख के चल रहे थे उसे 3% घटा रहे हैं। मिड सिंगल डिजिट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईटी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो डबल डिजिट 10% प्लस, मिड सिंगल डिजिट मतलब भाई साहब 4, 5 या 6% के आसपास की एक म्यूटेड परफॉर्मेंस FY25 की नजर आएगी। अब इसके पीछे के तर्क क्या है? मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कैलेंडर ईयर 2024 में BFSI में जो रिबाउंड आएगा उसका रब ऑफ कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। प्लस आपने नोटिस करा होगा कई सारी दिग्गज आईटी कंपनीज ने लार्ज डील्स के अनाउंसमेंट करें, उनका मानना है उसका फायदा मिलेगा। निर्मल बंक दूसरी तरफ कहता है ये यूएस में मंदी का जो खतरा था वो फिलहाल के लिए टला है पर हटा नहीं है। उनका कहना है अगले साल यूएस में रिसेशन आएगा, मंदी आएगी और उसका खामियाजा दरअसल आईटी सेक्टर भुगतता हुआ नजर आएगा। एक और पैमाने पे दोनों रिपोर्ट्स कंपेयर करके रखता हूं, वो है मार्जिन्स के फ्रंट पे। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है ये जो डील वील्स बैक करी ये सब हुआ, इन सब के बीच में FY25 के Q1 ऑनवर्ड्स हर क्वार्टर साल दर साल मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पर निर्मल बंक कहता है लार्ज डील्स पे ज्यादा बेट नहीं करने का है। जो लार्ज डील्स आई हैं ये फियर्सली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आई हैं, प्राइस टू विन है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा मार्जिन्स के फ्रंट पे गुंजाइश नहीं है। वो इस कंसेंसस से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं कि मार्जिन्स यहां से इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। हालांकि निर्मल बंक कह रहा है FY23 ठंडा था, FY24 ठंडा रहेगा, 25 ठंडा रहेगा, 26 ऑनवर्ड्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ वापस आएगी। तो अगला साल इनके लिहाज से पस्त साल होने वाला है। दोनों रिपोर्ट्स में बिल्कुल अलग पिक्चर, अलग तस्वीर आपके सामने। और स्टॉक स्पेसिफिकली क्या कहा जा रहा है? कुछ वहां पर भी वाइड डिफरेंस है? ये लीजिए तो बहुत ही वाइड डिफरेंस है दोनों का, जैसा जैसा जिसका तर्क।
टीसीएस पे ये कल की क्लोज से मैंने कंपेयर कर दिया क्योंकि आज तो भाव फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ज्यादा अच्छा कल की क्लोज से। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है टीसीएस में 4% का मौजूदा भाव से उछाल, उसके सामने निर्मल बंग 20% का डाउन साइड ले रहा है। इन्फोसिस और ये मॉर्गन स्टैनली के जितने भी टारगेट्स हैं आज सुबह दरअसल अपवर्ड रिवाइज हुए उनके पॉजिटिव आउटलुक के बाद, तो रिवाइज टारगेट सिर्फ आपकी स्क्रीन पर है 1640, उनके सामने इन्फोसिस 1267 निर्मल बंग का, वो 12% तेजी, ये 13% मंदी, लाइकवाइज बाकी के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर है। एक इसमें क्योंकि आज सुबह सिंगल आउट हुआ था, डिस्कशन में आया था, टेक महिंद्रा, ये बुल्स ऑफ बियर्स की रिपोर्ट देखिए, इन पे अभी तक आउटलुक पे तर्क अलग अलग थे, भाव अलग अलग थे, बिल्कुल वैसे ही। अब यहां पे उल्टा हो गया, मॉर्गन स्टैनली टेक महिंद्रा पे बियरिश है और निर्मल बंग उल्टा बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने टेक महिंद्रा को अंडरवेट से इक्वल वेट की रेटिंग पर रख दिया है। उनका कहना है, सॉरी, इक्वल वेट से अंडरवेट कर दिया। उनका कहना है जो स्ट्रॉन्ग रैली आई है स्टॉक में, कोई भी अर्निंग्स में इजाफे के बावजूद वो वैल्यूएशंस को स्ट्रेच कर चुकी है और जो भी मैनेजमेंट चेंजेस के पॉजिटिव ऑलरेडी भाव में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। निर्मल बंग कह रहे हैं भाई हम अपग्रेड कर रहे हैं, एक्यूमुलेट करना चाहेंगे टेक महिंद्रा को। यहां पे उनके व्यूज डिफर इस बात से करते हैं कि उनका कहना है जो मार्जिन एक्सपेंशंस हैं वो ब्यूटीफुली FY26 में नए मैनेजमेंट के आने से प्ले आउट होंगे। टेक महिंद्रा की सबसे बड़ी कंसर्न इनके म्यूटेड मार्जिन है, तो यहां पे दोनों उलट पड़ गए हैं, इसीलिए ये रिपोर्ट्स दोनों पोल्स अपार्ट, एक चित और पट है, हर पहलू पे दरअसल चित और पट है दोनों। बिल्कुल, तभी मार्केट बनती है। एक बुल है एक बेयर है। हाँ, बस वो थोड़ा फिरोशियस होना है। हाँ खैर, वैसे इस समय बुल हावी है बेयर पर, आईटी में एटलीस्ट, आईटी में बुल इस समय हावी है बेयर के ऊपर। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो 52 वीक हाई पर ही हैं। गौरांग, आप बुल होंगे या बेयर होंगे लार्ज कैप आईटी में? जब भी पिछले साल जब काफी मायूसी थी आईटी क्षेत्र पर अनुज, तभी भी हम सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं। और एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि नतीजों को सुधरने में शायद थोड़ा समय लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पहली तिमाही के नतीजों के बाद धीरे धीरे करके एक एक डील्स की जो घोषणाएं हुई आईटी क्षेत्र की कंपनियों की तरफ से, उसको लेकर के हम सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चल रहे हैं। और आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बदलाव बहुत ही आवश्यक है और ये बदलाव निरंतर आते जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के मेरे ख्याल से जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, वो मेरे ख्याल से भारत में स्थापित जो आईटी कंपनियां हैं उनको एक बहुत बड़ा मौका दे सकती है। और बाकी अन्य कारोबार भी जो प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं, उसको लेकर के भी हमारा नजरिया सकारात्मक है आईटी सेक्टर के ऊपर। आपके टॉपिक्स क्या रहेंगे अगर आपका नजरिया सकारात्मक है? किन शेयरों में तेजी करने की आप सूची बना रहे हैं? तो पसंद तो दिग्गज और मझौली क्षेत्र के जो शेयर्स है हर्षदा वहां पर है, लेकिन मैं अगर तुलना करता हूं नतीजों को लेकर के और निवेश करके आपकी पूंजी में वृद्धि हो, तो मिड कैप आईटी ने मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन तरीके से आंकड़े भी लेकर के आए और लोगों के निवेश के ऊपर एक अच्छा ऊपर के तरफ का दायरा भी हमने देखा है। तो टाटा एलेक्साई, केपीआईटी टेक, सायंट लिमिटेड, कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स जैसी कंपनियां हैं, ये पसंद आती हैं हमें। और लार्ज कैप में टेक महिंद्रा, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस जैसी जो कंपनियां हैं वो पसंद आती है। चलिए, चंदन भी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे कॉल लेते हैं, फिर चार का चौका की शुरुआत करेंगे। चंदन, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय आपकी ट्रेड। जी नमस्कार। देखिए, मेरा पूरा फोकस यहाँ पे ऑटो काउंटर पे रहेगा और ऑटो में 2-3 जो हमारे प्रेफर्ड पिक है वहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ऑटो में वापस करंट बनेगा और निफ्टी ने जो नीचे लेवल से रिकवरी दी है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस दिखा रही है। तो मेरा फोकस यहाँ पे एस्कॉर्ट्स पे रहेगा। वन ऑफ द प्रेफर्ड पिक हमारा रहा है। 3 वीक का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, स्टॉक डिसाइसिवली 3300 के ऊपर निकला है। ये जो ब्रेकआउट है वो लगभग 19 दिनों के बाद आ रहा है। तो एस्कॉर्ट्स पे 3320 3330 के बीच में खरीदारी की सलाह रखेंगे। 3260 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। 3450 तक के टारगेट के लिए अब काउंटर तैयार हो रहा है। ऑटो में एस्कॉर्ट्स आपका पिक, और एस्कॉर्ट्स आप देखिए, हम इनफैक्ट पिछले हफ्ते जब बात कर रहे थे तब 3200 के करीब आ रहा था, आज 3340 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ एक तगड़ा रुझान यहाँ पर खरीदारी का साफ बनता हुआ दिखाई दिया है। 4% का इजाफा। इधर कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अच्छा, निफ्टी बैंक आपको दिखा दे 3.2 पर। निफ्टी देखिए
इस समय डे हाई पर कारोबार कर रहा है। 19,715, 717 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। और जैसे हम पहले से ही कह रहे थे, मिड कैप्स में तेजी का सिलसिला कायम है और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बार फटाफट से नजर रखिए HDFC लाइफ पर, क्योंकि HDFC लाइफ में काफी दिनों बाद दरअसल खरीदारी का कुछ रुझान जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 648 का लेवल इस समय इनफैक्ट ये डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अमित, अगर कोई ट्रेड लेना है, क्या ये सही मौका है या फिर कुछ और समय लेंगे और 650 के पार निकले तब खरीदारी करेंगे? जी मैम, हम काफी अच्छा खासा स्लाइडिंग कंसोलिडेशन यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉक में अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं वेट करूंगा इसको 653 के क्रॉस करने के लिए। अगर क्लोजिंग बेसिस में 653 के ऊपर चलता है तो मुझे लगता है ऊपर के लेवल्स नजर आएंगे। मोमेंटम इसमें डेफिनेटली बुलिश है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, कंफर्मेशन आएगा 653 के ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ 670 टू 675। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं फिर चार का चौका की, और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड मानस से लेंगे। मानस, बताइए आपकी ट्रेड। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए पॉलीकैब के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। पॉलीकैब कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन आज के पैटर्न बहुत ही पॉजिटिव है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और मेरा समझना है कि अब आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। उसके बाद 400 से 500 पॉइंट की रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो पॉलीकैब का 5400 वाला ऑप्शन खरीदेंगे जो कि 190 रुपए के आसपास चल रहा है। 5400 वाला अक्टूबर का कॉल ऑप्शन लेंगे 190 पे। 134 के स्टॉप लॉस लगाना है और 285 285 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में सेट करने हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए चार का चौका पॉलीकैब एक ट्रेड आता हुआ, जहां पर वीरू भी मेंशन कर रहे थे कुछ देर पहले कि एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। आशीष बहेती, बताइए F&O का सुपरस्टार। जी हर्षदा मैम, F&O का सुपरस्टार के तौर पे फेडरल बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक 52 वीक हाई पर है, जहां पर काफी बैंकिंग स्टॉक्स में वीकनेस देखने मिल रही है। इसमें प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। 52 वीक हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहा है और इन लेवल्स पे भी 17% का जो हुआ है बिल्ट हुआ, और जिस हिसाब से 150 का जो लेवल है क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ पे 93 लाख इस मंथ में के OI कॉल बिल्टअप है। और नेक्स्ट मंथ का भी अगर मैं डेटा एनालाइज करूँ तो उसमें भी 60 लाख का करीब OI बिल्टअप है। तो अभी उस लेवल को ये ब्रीच करता हुआ देखने मिल रहा है और यहाँ से थोड़ा सा भी मूव आता है 2 से 3% का, तो इसमें ये कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे और उसके बाद एक उनके क्लोजिंग से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो फेडरल बैंक में खरीदारी की सलाह है। 145 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 160 के टारगेट के लिए। जी हाँ, तो इस कार्यक्रम में आप देख भी रहे हैं कि छोटे बैंकों में अभी कुछ देर पहले RBL का जिक्र हुआ था ना, इट्स फेडरल बैंक। अच्छा, फेडरल बैंक का ये लेवल 151, इट्स एन ऑल टाइम हाई फेडरल बैंक का। अगली ट्रेड की तरफ चलते हैं, यहाँ से अमित सेठ जी पिक करेंगे अगला ट्रेड। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप चार्ट का चमत्कार? वीरेन जी, मैं DLF के साथ जाना चाहूंगा। DLF का 515 से 520 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से अपना 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा है। लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर में एक अच्छा मूव आ रहा है, लगभग 528 का प्राइस है इसका। कल के 17 में हमने एक इनसाइड बार कैंडल देखा था सपोर्ट जोन पे, और आज एक ब्रेकआउट देख रहे हैं जिसने अपना 10 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर लिया है। तो इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 542 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 521। ओके, DLF। चलिए अब गुरांग के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। गुरांग जी, बताइए, सीमेंट स्टॉक है ये तो खैर आपने बता दिया था, हिंट दे दिया था, कौन सा स्टॉक? रैमको सीमेंट। अनुज, हमने हाल ही में जब नतीजे आए थे उसके बाद खरीदारी की राय तो पहले से ही थी अनुज, लेकिन नतीजों देखने के बाद हमने हमारे जो लक्ष्य थे उसको ऊपर की तरफ लेके गए हैं और फिलहाल जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं वो करीबन 1035 तक के लक्ष्य है लंबी अवधि के लिए। और जो बातें हम सीमेंट क्षेत्र को लेकर के कर रहे थे, तो एक तो सीमेंट की खपत और बोरियों के दाम और लागत खर्च, ये मेरे ख्याल से सकारात्मक सा रुझान लेकर के आते हैं। तो मेरा अनुमान ये भी कहता है कि जो बहुत स्थापित कंपनियां हैं सीमेंट उत्पादन करने में, उनका मेरे ख्याल से री-रेटिंग, उन सब कंपनियों की री-रेटिंग होने की पूरी संभावना है। ओके, रैमको सीमेंट। चलिए अब चारों के चारों ट्रेड्स में रिकैप करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले मानस ने सस्ता ऑप्शन में लिया पॉलीकैब। पॉलीकैब इस समय ऑल टाइम हाई पर, और यहाँ पर 5400 का कॉल लेना है आपको, 134 के स्टॉप और 285 के टारगेट्स। फेडरल बैंक F&O सुपरस्टार में आशीष बहेती की पिक। यहाँ पर आपको टारगेट रखना है 160 का, स्टॉप लॉस 145।
उसके बाद अमित सेठ ने DLF फ्यूचर 521 के स्टॉप लॉस और 542 के स्टॉप के साथ चार्ट का चमत्कार में पिक किया, और गौरांग शाह ने अभी भी पिक किया रैम्को सीमेंट। ये कुछ स्टॉक्स अभी के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, एक हाल में लिस्ट हुई सेनको गोल्ड की बात करते हैं। आज 15% की मजबूती है। असल में एक ब्रोकरेज कंपनी एम्बिट ने कंपनी पर कवरेज की शुरुआत की और 730 के लक्ष्य दिए। सुमित जुड़ गए हमारे साथ उस रिपोर्ट को लेकर। सुमित, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। देखिए, कुछ दिन पहले इसमें एक एमके की रिपोर्ट आई थी 630 के टारगेट्स के लिए, और वो आज अचीव भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ऑन स्क्रीन आपको किस तरह से एक अच्छा मूव आया है स्टॉक के अंदर। तो सेनको गोल्ड ये हाल की ही लिस्टिंग है और अपनी लिस्टिंग प्राइस से अब तक रफली दोगुना हो चुका है ये स्टॉक। करीब इशू प्राइस इसका 317 रुपये के आसपास था और अब 605 रुपये, तो ऑलमोस्ट 97%, 98% के आसपास अगेन ये अपने इशू प्राइस से लेके अब तक दे चुका है। नए ऑल टाइम हाइस पर है। मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। तो लगातार अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इनिशिएट कवरेज आ रहे थे और इनिशिएट कवरेज का इम्पैक्ट पहले एमके की वजह से था, जिसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। एक और नोट आया था एंटीक का, और उसके बाद अब आ रहा है एम्बिट की तरफ से एक नोट जिसमें नया इनिशिएट कवरेज है और करीब करीब 730 रुपये के टारगेट दिए गए हैं। कई सारे तर्क एम्बिट ने दिए हैं। पहला तो उन्होंने बात मेंशन की, कंपनी पश्चिम जो भारत है उसमें इसका मेजर कामकाज है, और जिस तरह की एक अच्छी डिमांड कंपनी की ईस्टर्न साइड पे कंपनी का स्कोप है, तो ये माना जा रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड 80% के आसपास का रेवेन्यूज़ वहाँ जनरेट करते हैं और ये मेजरली वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए एक अच्छे एवेन्यूज़ खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्लस नॉर्थ मार्केट में अगर ये एक्सपैंड करते हैं तो इनके पास एक अच्छी बैंडविड्थ भी रहेगी वहाँ पर फर्दर एक्सपैंड करने को लेकर। इसके अलावा कंपनी की जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है वो करीब 2% के आसपास है, जो पिछले एक डिकेड से मेंटेन्ड है, और साथ साथ कंपनी 50 साल की हिस्ट्री है पुरानी, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। कंपनी ने रिसेंटली आईपीओ से जो रकम उठाई है वो भी गोइंग फॉरवर्ड फर्दर एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेंगे नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में, और बैलेंस शीट भी अच्छी हो चुकी है। रिसेंटली बाकी जो ज्वेलरी कंपनियों से कंपैरिजन में एक अच्छे वैल्यूएशन पर भी दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी ट्रिगर के तौर पर कामकाज कर रहा है। बिजनेस वाइज कंपनी करीब 142 स्टोर हैं, जिसमें से कोको मॉडल में यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में करीब 80 ये ऑपरेट करते हैं खुद ही स्टोर, तो वो इनके लिए एक असेट लाइट मॉडल के तौर पे भी कामकाज कर रहा है। 13 राज्यों में कंपनी का कामकाज है और मेजर बिजनेस जो है वो इनका वेस्ट बंगाल या फिर की मार्केट्स में 80% के आसपास का रेवेन्यूज़ वहाँ से उठाते हैं। साथ ही साथ जो कंपनी का मेट्रो स्पेस में जहाँ पर अच्छे रेंटल नहीं, वहाँ पर इनका जो कामकाज है वो ज़्यादा बेटर है। टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में फर्दर एक्सपैंड करने वाले हैं। सो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, अच्छे आईपीओ की जुटाई हुई रकम, प्लस स्पेस की डिमांड गोइंग फॉरवर्ड फेस्टिव को लेकर, इन चीज़ों के आधार पर उनकी तरफ से एक बाय इनिशिएट है और इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नई जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो एम्बिट की है 730 रुपये के टारगेट्स के लिए। 730 का टारगेट स्टॉक देखिए 609 के आसपास। इनफैक्ट 100% तक के गेन्स तो इसकी इशू प्राइस से तो डेफिनेटली बने हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड, और अनुज आपको याद होगा मेंशन कर रहे थे, टाइटन एक तरफ लड़खड़ाता हुआ, लेकिन ये छोटी साइज की कंपनी और हाल ही की लिस्टिंग है, लेकिन इन सभी कंपनियों का आप देखिए फुटप्रिंट किस तरह से तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल्याण ज्वेलर्स काफी तगड़ी तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है। गौरांग, आपकी एनालिसिस क्या होगी? क्या ये नए प्लेयर्स टाइटन जैसे बेहेमोथ को कड़ा टक्कर देंगे मार्केट शेयर के लिहाज से, या दे रहे हैं? हर्षिता, प्रतिस्पर्धा किसी क्षेत्र में आती है तो अच्छी बात होती है, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है टाइटन जैसे, मेरे ख्याल से उनकी जो ब्रांड लॉयल्टी है, उनके जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है और उनकी जो स्कीम्स है वगैरह, वहां पर मेरे ख्याल से किसी प्रकार का एक नकारात्मक सा असर हो, नए प्रतिस्पर्धी जब आते हैं तो उसकी संभावना हमें तो कम लग रही है। एज अ डिस्क्लोजर, टाइटन पर भी हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी दर के आधार पर। और टाइटन एक बहुत ही फैला हुआ कारोबार करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी है, रिस्ट वॉचेस है, आई केयर है, बैकपैक एंड एक्सेसरीज वगैरह सब है। तो और ये चारों जो कारोबारी वर्टिकल्स है, उनके तरफ से योगदान भी काफी अच्छी तरीके से आता है टाइटन के ऊपर। बिल्कुल। देखिए हर्षिता, एक चीज़ मैं कहूँगा, ठीक है, सेंको कभी अच्छा कर लेगा, कभी कल्याण अच्छा कर लेगा, कभी थंगामाइल भले अच्छा कर लेगा, लेकिन टाइटन से मुकाबला नहीं हो सकता इनका। इसमें टाइटन है ये ना। मुझे ना ये जब भी टाइटन के साथ कंपैरिजन होता है ना, क्योंकि टाइटन, इंडियन क्रिकेट में एक टाइटन थे कपिल देव, ठीक है, मुझे पता है कितने कपिल देव रिटायर हुए थे 90s में, 30 साल हो गए, तब से हम अगला कपिल देव ढूंढ रहे हैं।
हर प्लेयर को जो हल्का सा अच्छा करे, मुझे याद है एक बार अजीत अगरकर ने एक सेंचुरी मारी, लोगों ने कहा अगला कपिल देव आ गया। हरभजन सिंह ने एक बार थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया तो लोगों ने कहा था कि अगला कपिल देव आ गया। कितने ऑलराउंडर्स जो हमने ट्राई टेस्ट की, रितिन सिंह सोडी वगैरह वगैरह कई आए, सब अपने आप में ठीक ठाक परफॉर्मर रहे, अच्छे परफॉर्मर रहे, लेकिन सीधा एक मतलब सुनील गावस्कर ने एक बार कहा था कि प्लीज़ ऐसे लोगों को कंपेयर मत किया करिए आप। ठीक है, 1 महीने का मूव अच्छा है, 1 दशक का मूव दिखाइए, 2 दशक का मूव दिखाइए, उसके बाद बात करिए। ये 1 महीने का, 3 महीने का ये सब आते रहेंगे, अच्छी बात है और आने भी चाहिए, लेकिन टाइटन वाकई में टाइटन है। जैसे कहते हैं ना, एक नाम जहाँ सूट करता है, टाटा ग्रुप में कई स्टॉक्स हैं जो लिटरली अपने नाम पर है, जैसे टाइटन हो गया, ट्रेंट है, वो ट्रेंड में ही है एकदम। तो ऐसे मेरे ख्याल से टाइटन के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन हाँ वैल्यूएशन का कुछ तो कैचअप यहाँ पर रहा है। अच्छा, सेंको की जब लिस्टिंग हुई थी तब भी हमने बात डिस्कस की थी कि सेंको में काफ़ी उन्होंने स्कोप छोड़ा था, मतलब काफ़ी रीजनेबल आईपीओ आया था, वो एक अच्छा आईपीओ आया था अच्छे प्राइस पर, उसका भी एक फ़ायदा उनको मिला है। एक बार सेंको का एक बार थोड़ा लंबा चार्ट देख लेते हैं एक बार। सेंको की बात हो रही है अभी यहाँ पर, टाइटन की नहीं हो रही है, तो एक बार सेंको का हमको थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखा दीजिए। आई थिंक ये क्या 317 का इशू प्राइस था, 400 के ऊपर की लिस्टिंग और आज 650 के भाव। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा इशू अच्छे प्राइस पे आया था। अच्छा, हर एक और चीज़ होती है, जब आप अच्छे इशू को अच्छे प्राइस पर लेकर आते हैं ना, तो पोस्ट लिस्टिंग के बाद भी उसमें एपेटाइट रहता है। हाँ। लोग चाहते हैं कि उसको बाय करें हम, और उसके लिए वो उसमें करेक्शन भी आती है, नहीं आती तो भी वो अच्छे से आपको गेन कमा के देता है। यहाँ पर एक लेसन है प्रमोटर्स के लिए, अगर आप अपने आईपीओ में फॉर एग्जांपल सिर्फ 10-12% ही डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उस 10-12% को मैक्सिमाइज करने के बजाय ना, जो आईपीओ के बाद आपके पास जो 70-80% बचेगा ना, उसको मैक्सिमाइज करने का सोचिए। अब ठीक है, अब 10-12% तो आपकी जेब में आ रहा है, इसके लिए आप ऑब्वियसली उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, बाकी 70% नोशनल वैल्यू है, लेकिन नहीं, ये सोचिए कि बाद में क्या वैल्यू होगी उसकी। अच्छे प्राइस पर लेकर आइए आईपीओ, हमेशा अच्छा करेगा। वो कहते हैं ना कि जितना आप टेबल पर छोड़ेंगे उतनी रुचि दरअसल उस शहर में बाद में भी रहती है। ये सेंको की बात हुई। अच्छा, यतिन एक अपडेट भेज रहे हैं, सारी नई लिस्टिंग्स में अच्छा खासा रुझान आज के दिन बनता हुआ दिखाई दिया है। आई थिंक परसों जैगल आप मेंशन कर रहे थे, और आज के 2 जो पारी की शुरुआत हुई है वहां पर भी रुझान तेजी का ही बना हुआ है, तो वो स्टॉक्स आई थिंक रेडार पर भी रहने चाहिए। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जो मार्केट में एक्शन आज लौट कर आया है, यहाँ से आगे अगली चाल क्या रहेगी और बड़ी थीम क्या उभर कर आ रही है, इस पर बिग मार्केट वॉइस में हम जोड़ने वाले हैं आनंद टंडन को, तो आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ। मार्केट में अब शानदार तेजी, और अब हम डे हाई पर निफ्टी 19,725 पर, बैंक निफ्टी भी ग्रीन में 44,630 पर अब इस समय बैंक निफ्टी पर ध्यान रखिए, लेकिन 19,726 इस समय निफ्टी का लेवल, और अब हम हाईज क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर। और एक बार जरा कल की 19,800 की कॉल लेकर आइए। सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हुई थी वो 19,800 पर ही हुई थी मेरे ख्याल से। जी हाँ, 19,800 की कॉल, यहाँ करीब 1.7 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है इस समय। 19,600 की पुट तो खैर अब सेफ होगी, लेकिन अब 19,800 की कॉल इंटरेस्टिंग होगा अगर ये कॉल राइटर, जिसने काफ़ी शानदार ग्रिप ले रखी कई दिनों से, ये इसको अब रिलीज़ करेगा या अभी भी इंटैक्ट रहेगा, ये शायद अब आगे की कहानी यहीं से होगी। अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक की, इंडियन मार्केट्स के सबसे बड़े मल्टी बैगर्स में से एक, शायद हर किसी के पोर्टफोलियो में एक हिस्सा रहा है कभी ना कभी। क्या इस बार कुछ वाकई में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ये इस बार शायद रिवॉर्ड ना करके दे आपको डिप पर बाय करने पर, या अभी वही एडवाइस रहेगी इस पर कि डिप पर बाय करें? ये कुछ दिन पहले जो एनालिस्ट मीट हुई थी उसमें उन्होंने जो बताया था उसके कारण बाजार में थोड़ी सी नरमी आ गई है, इसीलिए कि अगले 1-2 तिमाही में शायद उनके रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं हो। ये जानी मानी बात है, क्योंकि HDFC के साथ मर्जर हुआ था, उनका जो कैश रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, करीब 1 लाख करोड़ का उनका जो में जितना आपको इंक्रीमेंटल CRR रखना है, तो ये सब के कारण वहां पे आपका ये अनुमान लगाया जा रहा है इस वक्त के ROA पे 10 से 15 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आएगी, और इसका मतलब ये होता है ROE में 1.5% की गिरावट आ जाएगी अगले 1 साल में। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें ऑलरेडी मार्केट ने इसको काफी हद तक
गिरा के ऐसे वैल्यू पे ले आए हैं जो कि आपने बहुत दिनों से नहीं देखा है। और इस वक्त भी अगर आप ये अनुमान लगाएं कि बाजार का ग्रोथ, इकोनॉमी का ग्रोथ लेटर से 5-6-7% बढ़े, और उसके बाद नॉमिनल टर्म्स में अगर आपका 3-4% भी इन्फ्लेशन रहता है, जो कि रहना ही है, तो 12% की बढ़त आप समझ सकते हैं इकोनॉमी में नॉमिनल टर्म्स में आएगी, जो कि करीब करीब बैंकिंग सेक्टर में भी रिफ्लेक्ट करेगी। और उसमें अगर HDFC अपना थोड़ा सा मार्केट शेयर बढ़ा के लगता है, तो मेरे हिसाब से 14 से 15% की बढ़त अभी भी आने की पूरी संभावना है। अगले 2 तिमाही को छोड़ दें, उसमें रिजल्ट शायद उतने बढ़िया नहीं आएंगे। तो अगर आप 3-4 साल की बात करें तो अगले 5 साल में हो सकता है कि आपको एक और नया HDFC बैंक नजर आ जाए, क्योंकि आज जो साइज है वो अगर 15% के हिसाब से बढ़ रहा है तो 5 साल में वो डबल हो जाएगा। ऐसे समय में ऐसे बैंक का जो कि कोई अभी आसपास दूर तक कोई कंपटीशन नजर नहीं आता है, जो इसका साइज या इसका एग्जीक्यूशन या इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैच कर सके या इनकी टेक्नोलॉजी, तो मुझे लगता है कि गिरावट का समय ही ऐसा समय रहेगा जहां पे इन्वेस्टर्स को HDFC बैंक खरीदना चाहिए। कोई जल्दी नहीं है, अगले 6 महीने में आप धीरे धीरे खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको रिटर्न जो है मेरे हिसाब से एटलीस्ट मार्केट से बेहतर मिलने वाले हैं HDFC में। और आप कम से कम अगर कुछ नहीं तो री रेटिंग अगर नहीं भी होती है, तो जैसे मैंने कहा बैंक का साइज डबल हो जाएगा 5 साल, तो आपको उतना रिटर्न तो मोर और लेस अज्यूम कर चल सकते हैं कि वो मिलेगा। अब उसमें आप छोटे बैंक में जाएं तो आज के दिन शायद आपको थोड़ा सा बेहतर रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ वही प्रॉब्लम है जो अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे, टाइटन एक चीज होती है और बाकी कुछ महीनों के लिए ठीक करते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म स्ट्रेटेजिकली HDFC की पोजीशन जो है मेरे हिसाब से इस वक्त अनअसेलेबल है। ओके सर, आपने वो एग्जांपल सुन लिया, लेकिन मैं फिर भी आऊंगा आपके पास सर, आनंद सर। और मिड कैप बैंकिंग में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अभी भी अच्छा कर रहे हैं। फेडरल बैंक आपसे बातचीत शुरू होने से पहले ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। PSU बैंक, या फिर मैं सिर्फ मिड कैप बैंकों तक आधारित रहूं, तो आपका प्रिफर्ड लिस्ट में कौन कौन से सर 2 टॉप बैंक होंगे? देखिए, मिड कैप वो भी PSU मेरे हिसाब से नहीं बहुत ज्यादा मैं तवज्जो दूंगा इस वक्त। जहां तक कि बैंकों का सवाल है, फाइनली उनको पैसा तभी बनता है जब वो सस्ते रेट पर लायबिलिटी बढ़ा सकते हैं, डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं। उसके लिए उनका सर्विस लेवल अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। छोटे बैंक में ऐसा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो वो बढ़िया डिपॉजिट रेज कर सकते हैं, ना उनको एसेट बुक बनाने में कोई खास फायदा है। आज के दिन कोई भी अच्छी कंपनी होगी, उसका जो लोन रिक्वायरमेंट है वो इतनी बड़ा है कि छोटे बैंकों से वो दिया नहीं जाता। जहां तक कि कंज्यूमर लोन का सवाल है, वो भी अगर कंज्यूमर लोन भी आपको कोई बड़ा बैंक या बड़ा NBFC देगी तो उसका जो रेट है वो ज्यादा बेटर रहेगा, सर्विस लेवल ज्यादा बेटर रहेगी। तो स्मॉलर और मिड कैप बैंक्स में कोई एडवांटेज नहीं है, बल्कि सबको मर्ज होकर छोटे बैंक को बड़ा बनाने की कोशिश गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है और करती रहेगी मेरे हिसाब से। ट्रेडिंग के हिसाब से आप कोई भी बैंक देख सकते हैं जहां पर आपको लगे कि इस वक्त अच्छा है, लेकिन अगर आप निवेश की तरफ से देखें तो अगर पब्लिक सेक्टर में भी देखना है तो अभी भी स्टेट बैंक चीप है। बैंक ऑफ बड़ौदा शायद उतना चीप नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो भी उसमें भी बढ़ाने की संभावना है। तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा, बिकॉज उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक में ऐसा अभी तक कोई आसार नहीं आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ अपनी तब्दीली ऐसी की है मैन पावर में और ट्रेनिंग में जिसमें वो नया NPA ना बनाए। तो जैसे जैसे मार्केट का साइकिल रहेगा वो साइकिल फॉलो करते रहेंगे और मार्केट शेयर में गिरावट आती रहेगी। चलिए, तो ये फिलहाल सरकारी बैंकों और लार्जली मिड कैप्स पर आपका रुझान, मिड कैप बैंकों पर आपका रुझान, लेकिन बीच बीच में कई सारी अपॉर्चुनिटीज पॉली कैप जैसे स्टॉक ने दी है आनंद। आज भी ये स्टॉक अच्छे खासे रुझान के साथ कारोबार करता हुआ और ये भी इस तरफ तेजी से बढ़ रहा है कि इसका मार्केट कैप उन हायर मार्केट कैप्स में जल्द ही गिना जाएगा। इस तरह की जो कंजम्पशन थीम्स है उनमें क्या अभी भी मौका है पोजीशन लेने का? कन्विक्शन हाई रहा है, लेकिन यहां से अगर कोई लेता है क्या अच्छे पैसे बनेंगे? देखिए, मुझे थोड़ा सा मुश्किल होती है इस तरह के स्टॉक्स को इस लेवल पे लेने की, क्योंकि ये ज्यादातर कंज्यूमर प्ले नहीं है। हालांकि इसका रिएक्शन जो है वो क्योंकि कंज्यूमर ने घर खरीदा इसलिए आपको इसका डिमांड आ रहा है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वायर, इस तरह की चीजें खरीद रहे हैं तो
तो आप नहीं डिसाइड कर रहे हैं, वो कोई कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कर रहा है या कोई बिल्डर डिसाइड कर रहा है। तो जहां पे बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट का सवाल है, उसमें मार्जिन क्यों बढ़ा रहता है ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आता है। और जो चीज समझ में नहीं आती उसमें मैं ज्यादा निवेश नहीं करता हूँ, स्पेशली इस लेवल पे जहां पे वैल्यूएशन इतना हाई है कि इसको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के बजाय आपको इसको अज्यूम कर रही है, B2B बिजनेस के बजाय आप ये सोच रहे हैं कि कोई ब्रांडेड प्ले है और वो भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की तरह है, जो कि ये नहीं है। देयर इज नो डाउट कि इस वक्त क्योंकि हम दिवाली का सीजन और नवरात्रि का सीजन आगे देख रहे हैं और इस क्वार्टर में काफी कुछ फेस्टिवल रहेंगे, तो डिमांड हमेशा की तरह इस वक्त भी इस साल की पूरा डिमांड का एक तिहाई हिस्सा जो है वो अगले 2-3 महीने में ही रहेगा। तो सारे कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं उनमें डिमांड इस वक्त अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपको देखना है तो पेंट्स और हाउस होल्ड कंज्यूमेबल्स, उसमें शायद आपको ज्यादा बल्कि मैं तो कहूंगा एफएमसीजी में ही इस वक्त रिलेटिव वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा है बनस्बत डिस्क्रिशनरी में। बड़े टिकट के आइटम्स भी अभी काफी ठीक ठाक ही बिक रहे हैं। आपने देखा ही है ऑटो में सारी कंपनियां जो है इन्वेंट्री बढ़ाने पर तुली हुई हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा अगर हायर एंड प्रीमियम रेंज में जो कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं वहां पर भी शायद कुछ डिमांड आपको बढ़िया दिख सकती है। लेकिन इस सब में जो है वैल्यूएशन का थोड़ा सा नजरिया आपको बरकरार रखना चाहिए कि कोई सस्ता नजर नहीं आ रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ सस्टेन करने के लिए आपको 3 महीने से आगे अगर देखना हो तो काफी लोगों को काफी मुश्किल रहेगी। ओके, बिल्कुल। खैर बात होगी पॉली कैप की। आनंद, अब लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि यूएस में बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी बढ़ रही हैं और थोड़ा सा दूसरी तरफ ये स्टॉक्स जो हैं और कंपनियों के नंबर्स भी कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन स्टॉक्स गिरने का नाम नहीं ले रहे। इनफैक्ट सारे लार्ज आईटी स्टॉक्स इस समय 52 वीक हाई के करीब है। सही बात है। बाजार और इस वक्त बिजनेस में थोड़ा सा डाइकोटमी नजर आ रही है। हर कंपनी बता रही है कि इस वक्त जो है कोई बहुत ज्यादा धंधा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। बड़ी कंपनियों में टेक आउट ट्रेड जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, जो कि आप जिसका मतलब ये है कि आप अभी पैसे आप पूरी टीम ऑब्जॉर्व कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपका बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आपके खुद का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो खास यूज नहीं होने वाला है। तो इस वक्त वेंडर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अगेन बड़ी कंपनियों में थोड़ा सा फायदा रहेगा। इसके बावजूद गाइडेंस सिंगल डिजिट्स की है, तो अगर सिंगल डिजिट की कंपनी 25-26 पीई पे चल रही है और उसमें ग्रोथ आप सिंगल डिजिट का ही मान के चलें, बल्कि इस साल तो काफी कम रहेगा, अगले साल शायद बेयरली डबल डिजिट में चला जाए, तो इसमें सब स्टॉक्स महंगे हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन अगर आप बाकी सेक्टर से कंपेयर करें तो ऐसा है कि रिलेटिवली शायद यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट ज्यादा रहता है, क्योंकि मोर और लेस प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स ग्रोथ है अभी, भले अर्निंग्स ग्रोथ कम है और इसमें कोई खास बाकी इश्यूज नहीं आते हैं, ना कि डेट के और ना कहीं कैपेसिटी एक्सपेंशन के या नया प्रोजेक्ट कोई ऐसा आ रहा है जिसके कारण कोई सडनली आपका इंटरेस्ट रेट डिप्रिसिएशन रेट बढ़ जाएगा। तो ये सब ना होने के कारण मेरे हिसाब से लोग इसमें अपना मार्केट और इसमें थोड़ा सा परसेंटेज पोर्टफोलियो में भी काफी कम हो गया था इंस्टीट्यूशंस का। तो मुझे लगता है ये नहीं लग रहा कि अभी फिलहाल यहाँ से कोई बहुत आपको इमीडिएट रिटर्न मिलने वाला है, एक्सेप्ट दैट ये मार्केट परफॉर्मर रहेंगे। और क्योंकि शायद सब स्टॉक्स अंडरवेट हैं ज्यादातर निवेशकों के लिए, तो माइल्ड आउट परफॉर्मेंस मिल सकती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करेगी। आनंद, आपका रुझान इंफ्रा कंपनियों पर कैसा है इस समय? क्योंकि आज सुबह में मैं एनसीसी के मैनेजमेंट से बात कर रही थी और उन्होंने जो गाइड किया था कि लगभग 26,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो इस पर्टिकुलर साल FY24 में आएगा, उसका 80-85% तो सितंबर तक पहुंच चुका है। तो ऐसी गुंजाइश हो सकती है कि वो ज्यादा बेहतर करें। विजिबिलिटी ऑर्डर्स की यहाँ से शायद अगले साल तक और बढ़ती हुई दिखाई देगी। किस तरह से चुनेंगे आप स्टॉक्स? क्या यहाँ पर कुछ पोजीशनिंग हो सकती है, या फिर सबसे आसान है सीमेंट कंपनियां ले, क्योंकि इंफ्रा में पैसा खर्च होगा तो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी? सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सीमेंट की सप्लाई जिस तरह से बढ़ रही है उसमें आपको खास वैल्यूएशन बढ़ना मुश्किल है। अभी भी अगर आप देखें तो कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं सीमेंट के, लेकिन वो कहाँ तक सस्टेन होते हैं ये भी अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगले 2-3 महीने तक ये सस्टेन होते हैं और बात ये हो रही है कि फिर से दाम शायद बढ़ाए जाएंगे,
अगर सस्टेन होते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रहेगा, लेकिन हर कंपनी जो है अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के चक्कर में है, तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको उसमें अपसाइड नहीं दिखेगी। इसके साथ साथ आप ये देखें कि सीमेंट में कंपनी जब अक्वायर कर रही है दूसरी कंपनी को तो $100 पर टन के से नीचे फिर अक्वायर कर रही है, लेकिन मार्केट में वही कंपनी जो है $200 से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशन में भी आप ऑलरेडी आप ये समझ के चलिए कि मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी पे कर रहा है। जहां तक बात रही इंफ्रास्ट्रक्चर की, देर इज नो डाउट कि ऑर्डर बुक बहुत ही बढ़िया है। खाली एक ही क्वेश्चन मार्क रह सकता है कि जैसे जैसे इलेक्शन पास आएंगे वैसे वैसे गवर्नमेंट का स्पेंड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हटा के कहीं और चला जाता है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप ये समझ के चल सकते हैं कि जो पेमेंट साइकिल है वो एक्सटेंड हो जाएगा। अभी तक गवर्नमेंट का, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जितने पुराने प्रॉब्लम थे उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करी है, और पेमेंट अभी उन लोग मोर और लेस टाइम पे दे रहे हैं। लेकिन ये अगर ये बरकरार रहेगा कि नहीं, मेरा इसमें थोड़ा सा डाउट है अगले 6 महीने में। तो अगले 6 महीने के लिए आप ये अज्यूम करके चलें कि यहाँ से रिसीवेबल जो है बढ़ने वाले हैं। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए। मार्केट इस समय हायर लेवल से हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग, और 3 PM मूव आया एक बैंक निफ्टी में। खासतौर से बैंक निफ्टी की अगर आप 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे उसको। मेरे ख्याल से शायद इंट्राडे ग्राफ में वो क्लियरली ना विजिबल हो, लेकिन अगर आप 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि हायर लेवल से थोड़ा स्लिप आया वापस। ध्यान रखिएगा ग्रीन में गए थे हम बैंक निफ्टी पर हर्षिता, और वहाँ से अब करीब करीब 80-90 पॉइंट फिसले एकदम से, 52 पॉइंट नीचे अब बैंक निफ्टी पर। ये थोड़ी सी डिलेड है, वैसे 15 मिनट की है, लेकिन 5 मिनट की कैंडल में वो मूव दिखाई देगा आपको। खैर, अब एक काम करते हैं, अब BTST STBT कॉल्स लेते हैं। गावा साहब बताइए कल के लिए ट्रेड बाय या सेल? आई थिंक बाय रहेगा। स्टॉक रहेगा DLF में लगता है बेस बनाए और एक अपमूव शुरू हुआ है। ट्रेड कर रहे हैं 528 के आसपास, स्टॉप होगा 525, टारगेट करीब 535 to 540। DLF वहां तक जाना चाहिए। DLF to 540 का तेजी का व्यू। चंदन, आपका BTST या STBT? जी नहीं, मैं BTST पे फोकस करूंगा। मेरा पूरा फोकस एक्सचेंज रिलेटेड कंपनीज पे है, चाहे आप MCX की बात करें, CDSL, BSE की बात करें, तो मैं BSE पे BTST देना चाहूंगा। पॉजिटिव सेटअप है, 2 वीक के डिक्लाइन के बाद वापस अपमूव बन रहा है, 3 दिन से हाई राइज हाई लोज बन रहा है, 1300 के ऊपर ये काउंटर चल रहा है, खरीदारी की सलाह है। 1280 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 1350 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, BSE 1306 पे ट्रेड करता हुआ, और अब चलते हैं मानस के पास। मानस, आप क्या पिक करेंगे? रिलायंस में खरीदारी करेंगे, क्योंकि रिलायंस में कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। स्टॉक ने लोअर लेवल पे सपोर्ट लिया, वहां से रिकवरी देखने को मिली, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अब क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। तो रिलायंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। इसका फ्यूचर भी लिया जा सकता है सितंबर मंथ का। 2354 माफ करिएगा, 2354 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है, तो 10-12 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ कल 2400 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। रिलायंस के फ्यूचर्स में याद रखिएगा, ये कॉल स्क्रीन पे जा रही है। रिलायंस इस चल का स्वामित्व प्रबंधन होल्ड करते हैं, तो इस राय पर अगर आप हो सके तो प्लीज एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखें। और यहाँ पे टारगेट्स करीब 2400 रुपए के हैं सितंबर फ्यूचर्स पे। अमित, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, मेरी नजर भारती एयरटेल पे है। भारती एयरटेल में जो रिसेंट पुल बैक आया था, मुझे लगता है वो कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं अपने 10 MA पे कंप्लीट हो गया है। आज का कैंडल अगर देखें तो एक रिजेक्शन कैंडल है जिसकी लोअर शैडो काफी अच्छी है। 920 का प्राइस है, टारगेट्स रहेगा लगभग 938 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 912 रुपए का। चलिए, भारतीय एयरटेल। आशीष भैती जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, मेरी ट्रेड रहेगी लॉरस लैब पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक ने अपना 20 DMA वापस रिगेन किया है और पिछले 3 दिनों के हाईज के ऊपर कंफर्टेबली आज हाई क्लोज देने में सफल रहा है। फार्मा पूरे सेक्टर में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो 388 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 405, 405 के टारगेट के लिए। लॉरस लैब तो तेजी का एक और ट्रेड आता हुआ। रुचित, आपकी राय क्या है? वेल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में BTST की सलाह रहेगी। सो रिसेंटली स्टॉक में हमने देखा कि करेक्टिव फेज था, करेक्टिव फेज में वॉल्यूम्स काफी कम थे, लेकिन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से जब अपमूव रिज्यूम हुआ है तो काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स। इवन आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स स्टॉक में देखे गए, प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस किए,
एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से नो जो प्रीवियस हाई टू हाई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे तो ये स्टॉक में लगभग 5400 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे 5230 के नीचे स्टॉप लॉस के बीटीएसटी के लिए खरीदारी करके जाए, कल 5400 के लेवल्स ना शायद स्टॉक में दिख सकते हैं। ओके, डिक्सन टेक इस पर नजर रखें। ये चलिए बीटीएसटी कॉल्स पूरी हुई, लेकिन अब डीलिंग रूम का फीडबैक ले लेते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दो एफएनओ स्टॉक्स जो आज डीलर्स के फोकस में हैं। सबसे पहले फेडरल बैंक। डीलर्स का मानना ये है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और अच्छे फ्लोज के चलते वो अक्टूबर सीरीज में जो है वो खरीदारी करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट 2 दिन बचे हैं रोल ओवर्स के लिए और सीरीज़ अब छोटी है, तो अक्टूबर सीरीज़ में डीलर्स को लगता है कि ये स्टॉक में 155 से 160 तक के मूव्स आ सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जो डीलर्स के रेडार पे है। इसके अलावा मिड कैप आईटी में अच्छी बाइंग आज देखने को मिल रही है। खास करके बिरला सॉफ्ट में आप रोल ओवर्स भी अच्छे देख रहे हैं और काफ़ी सारी एचएनआई एक्टिविटी यहाँ देखने को मिल रही है। जहाँ तक कि बिरला सॉफ्ट का सवाल है, डीलर्स को पोजिशनली लगता है स्टॉक में 510 से लेकर 525 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ भी वो अक्टूबर सीरीज़ के लिए पोजिशनली अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करवा रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 2 स्टॉक्स, एक तो फेडरल बैंक जिस पर एक बाय कॉल कुछ देर पहले आया था, और बिरला सॉफ्ट जिसमें भी डीलर्स का काफ़ी इंटरेस्ट है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। अच्छा, इस बीच आज दरअसल गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे हो रहे हैं और वहाँ पर कॉर्पोरेट इंडिया एक बार फिर शामिल हुआ है। अहमदाबाद में आयोजित इस समिट में RIL के डायरेक्टर परिमल नथवानी भी शामिल थे। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने उनसे खास बातचीत की और कुछ और दिग्गजों से भी रूबरू हुए। 20 साल कैसे निकल गया और मोदी जी का जो प्रयास है वो बहुत सुंदर रहा। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने बताया कि गुजरात में आइए और इंडिया को मजबूत कीजिए। तो आज उन्होंने फिर बोला है कि 20 साल के बाद 40 साल तक ये जर्नी चालू रहेगी और इनका जो स्पिरिट है वो पहले से ही है और अलग अलग डिफरेंस पे नया नया इंडस्ट्री लाने के लिए उनका जो प्रतिबद्ध है वो मुझे लगता है कि ये अब आगे ले जाएंगे। विदाउट एनी डाउट आई थिंक नेक्स्ट जो 2 डेकेड्स है, 20 साल, वो इंडिया के डेकेड्स होने वाले हैं और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंडिया को सुपर पावर की तरफ जो बिल्ड करने का अभी जो चैलेंज है उसको पूरा करने के लिए हम सबको फुल एफर्ट डालना पड़ेगा एंड आई एम श्योर इंडियन इंडस्ट्री विल राइज अप टू द चैलेंज। नहीं, हमारे बड़े प्लान्स हैं आगे। अभी जो सिंटेक्स एक्वायर करने के बाद पूरा प्लास्टिक में और वाटर टैंक्स में एक बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। उसके अलावा न्यू एनर्जी को हम देख रहे हैं और कई चीज़ें और भी हम कर रहे हैं टेक्सटाइल में, जो आगे हम अभी शॉर्टली अनाउंस करेंगे। तो क्या 2024 में भी जो अब तक आपने निवेश का अनाउंस किया उसको इम्प्लीमेंट किया, वो 24 में भी देखने को मिलेगा? 24 में मेरे हिसाब से उसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आज जो देश की स्थिति है और जो पूरे देश को पूरा वर्ल्ड देख रहा है, अगर हम लोगों ने अगर इसको ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं किया तो विल मिस द बिग अपॉर्चुनिटी। ओके, वाइब्रेंट गुजरात, ध्यान रखिएगा सबसे पहले इस समिट्स की शुरुआत, अब तो खैर हर स्टेट करता है, सबसे पहले इस समिट की शुरुआत हर्षदा 20 साल पहले गुजरात में हुई थी। तब ऑब्वियसली जो करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और अब 20 साल में काफ़ी चेंजेस वहाँ पर आए हैं। खैर, इस क्लोज को समझते हैं अब और मैं फिर कहूँगा कि क्लोज जो है वो न्यूट्रल जोन में हो रही है इस समय, लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। 2-3 रीज़न है। पहला, आज एक बहुत क्रूशल लेवल पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, 19,545, 550, बहुत क्रूशल है वो लेवल, वहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और ना सिर्फ सपोर्ट लिया, वहाँ से एक बहुत शानदार रिवर्सल दिखाया। ये जब मार्केट इस तरीके का रिवर्सल दिखाता है तो मतलब एक रिजेक्शन है उस लेवल का। रिजेक्शन अप साइड पे भी होता है, रिजेक्शन लोअर साइड पे भी होता है। लोअर लेवल पर तोड़ने को तैयार नहीं है मार्केट उस लेवल को, ये एक रिजेक्शन है। दूसरा, एक सेक्टर है जो काफ़ी मजबूत है, वो है IT, वहाँ पर मजबूती है। रिलायंस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लौटी है और बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है। हाँ, ऑब्वियसली एक गैप डाउन का रिस्क है, लेकिन गैप डाउन हुआ भी तो मुझे लग रहा है कि आज जिस तरीके से मार्केट ने रिकवरी दिखाई है वो स्कोप आपके पास हमेशा रहेगा। और दूसरी तरफ यूएस मार्केट खुद मुझे काफ़ी ओवरसोल्ड लग रहा है।
और S&P अब 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब है, तो एक बार S&P भी वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो कल गैप अप के भी चांसेस हैं मेरे ख्याल से, और कल एक्सपायरी भी है, और एक्सपायरी से पहले हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी और शॉर्ट कवरिंग के मोड में रहे। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक बार निफ्टी में कम क्वांटिटी में सही लॉन्ग कैरी करिए, और फिर कल उसको रिविजिट करेंगे कि वो अप्रोच सही रही या गलत रही, कल पता चलेगा। और एक रीज़न जोड़ देता हूँ, मिड कैप मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ है। मिड कैप इंडेक्स हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, ऑलमोस्ट 1.5:1 है। ये ऐसी मार्केट नहीं लग रही जो गिरने को तैयार है। ये लग रहा है इस समय कि एक कंसोलिडेशन के बाद शायद एक रैली या एक रिकवरी की तैयारी हो सकती है। तो अगस्त का महीना लार्जली एक वॉश आउट महीना था। सितंबर में हमने देखा था ज्यादातर वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन घूम फिर कर भले ही हम 20,100 से करेक्ट हुए हों, 2.5% तक के रिटर्न्स सितंबर अच्छा रहा है, सितंबर महीना अच्छा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस वो पिछला हफ्ता भी अगर आप देखें हर्षदा, सिर्फ एक HDFC बैंक ने पूरा का पूरा माहौल खराब किया। एक हफ्ते में अगर HDFC बैंक 8% गिर जाएगा तो ऑब्वियसली इंडेक्स नहीं बचेगा। लेकिन आप एक्स ऑफ HDFC बैंक अगर देखेंगे ना इस मार्केट को, कोई और स्टॉक आपको, और थोड़ा सा ICICI बैंक भी वीक हो गया था, उसके अलावा कोई और स्टॉक वीक रहा नहीं है इंडेक्स में। देखें आप, चाहे आप लार्सन एंड ट्यूब्रो उठा लें, चाहे आप ITC उठा लें, चाहे आप TCS उठा लें, चाहे आप इन्फोसिस उठा लें, ये देखिए बाकी सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे ओवर अ 7 डे पीरियड तो कुछ ज़्यादा वीकनेस है नहीं उन सब स्टॉक्स में। तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से सितंबर ठीक ठाक महीना रहा है। अब देखते हैं एक्सपायरी कैसी होती है कल। तो एक्सपायरी पर नजरें, कल बड़ा दिन रहेगा एक्सपायरी के लिहाज से। फिंगर्स क्रॉस्ड कि इसे दायरे या इससे बेहतर क्लोज आएगा तो थोड़ा सा और हौसला बढ़ेगा अगली सीरीज के लिए। वीरू, पोजिशनली क्या सिचुएशन आप भाप रहे हैं, स्पेशली क्योंकि हम देखते हैं कि रोल ओवर कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, क्या पिक कर रहा है, क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है? हर्षिता, मुझे चीज स्ट्राइक ये करी कि आज DIs बाय करके ले गए हैं बहुत क्रिटिकल लेवल पे। आज का लो अगर आप कंपेयर करें ऑन बोथ इंडेक्सेस, निफ्टी बैंक, ये वही एवरेज है जो कि वीकली चार्ट्स पे एक इंपॉर्टेंस रखता है। यहां से क्या पिक करके ले गया, मैं 4-5 स्टॉक्स दिख रहा था हर्षिता, और उनके वॉल्यूम्स। पॉलीकैब का जिक्र हुआ, पॉलीकैब आज यहां क्लोज हो रहा है, यानी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी। आज का इसका लो था 20 डे में, यानी आज जो डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो होगी कल सुबह जब हम देख रहे होंगे, वो है DIs के फिगर। एग्जैक्टली अगस्त का जो लो था, जो एवरेज था वीकली चार्ट पे, उसी से बाजार ने पुल बैक लिया। आप पॉलीकैब को देखिए ऑल टाइम हाई, आप उसके बाद देखिए डिक्सन को करीब 4% ऊपर, ये इसके इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी है। दैट मींस अब डिक्सन धीरे धीरे अपनी जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी है 2021 के लास्ट क्वार्टर की, उसमें जंप कर चुका है। उसके बाद देखिए आप आज ल्यूपिन फार्मा में स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद देखिए आप मन्नापुरम डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके क्लोज होता हुआ। REC PFC में कोई कहने की बात है ही नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पे। उसके बाद 1-2 स्टॉक्स को और देखिए जहां पे एक अच्छे क्लोज आ रहे हैं। उसमें आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को देखिए करीब 998 के स्तर पे, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 6 स्ट्रॉन्ग पुल बैक। तो बहुत सारी चीजों को बहुत सारे लॉजिकल लेवल से बाजार ने पिक करने की कोशिश की है। और एक और चीज, लुक एट PNB 8140 इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर, फेडरल बैंक ऑल टाइम हाई। तो मिड कैप में बहुत सारी चीजें अच्छा करके गई। मेरे ख्याल से हर्षिता, जब आज हम DIs की फिगर देखेंगे कल सुबह, वो बहुत इंप्रेसिव होगी, बहुत इंप्रेसिव होगी। एक बार जरा मार्केट ब्रेथ लेके आएंगे डायरेक्टर साहब, एग्जैक्टली देखें। हालांकि याद रखिएगा मार्केट ब्रेथ ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन नहीं होगी इंडस्ट्रीज, ये मतलब बाजार में क्या हुआ, क्योंकि अब इसमें जो इम्पैक्ट है ना वो आपको जो हम नई सीरीज में जा रहे हैं उसका भी नजर आएगा। बट स्टिल आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग सिर्फ आपको एक नजर आएगी। शॉर्ट कवरिंग 125, जैसे कि मैंने जिक्र किया पॉलीकैब का, PNB का, यह है करंट मंथ का। देखिए लॉन्ग है एक मात्र, तो वो नहीं भी होगा, याद रखिएगा वो नहीं होगा। शॉर्ट कवरिंग 125 आज गैप डाउन हुआ, हम फिर सिंक हुए, तो वहां से कुछ शॉर्ट कवरिंग आ गई। शॉर्ट सिर्फ एक पे था और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी हायर लेवल से प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुआ। 125 लेकिन शॉर्ट कवरिंग थी। PFC, REC, मन्नापुरम फाइनेंस, पॉलीकैब, ग्रेनुअल्स में यहां पे शॉर्ट कवरिंग थी। देखिए पॉलीकैब जहां से इसने पुल बैक लिया वो उसका एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। और लॉन्ग अनवाइंडिंग यहां पर आज थी वेदांता में। खैर ये तो 52 हफ्तों का नया लो, गुजरात गैस, IOC, कोलगेट और ग्रासिम में। तो मेरे ख्याल से अनुज, जब सुबह हम कल मुलाकात कर रहे होंगे शायद बहुत स्ट्रॉन्ग DIs की फिगर होंगी। और निफ्टी भी देखिए वो जो हल्का सा नॉक आया था उसमें बाइंग ही आई है वापस, और अब डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी। ये डे हाई है, टेक्निकली आप मान के चलिए डे हाई है, और 19,554 से रिकवरी, और जो उसमें हमारी कमेंट्री मेंशन था 19,545,
कि ये लेवल अगर डिफेंड हो गया तो एक शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है, और वो थीसिस सही हुआ। अब ऊपरी लेवल पर कल फिर टेस्ट होगा मार्केट का फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, 19750 के आसपास वो लेवल रहेगा, तो कल उसको टेस्ट करेंगे शायद, और अगर उसको क्रॉस कर पाते हैं तो 19800 वहाँ मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा वापस एक सेलिंग आए। लेकिन अगर कल ग्लोबल मार्केट इंप्रूव हो गई बाई चांस, हमारी मार्केट कई बार प्रीएम्प्ट कर लेती हैं, अगर कल ग्लोबल मार्केट इंप्रूव हो गई तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है मार्केट में। चलिए जाते जाते कुछ स्टॉक्स और रिविजिट कर लेते हैं। एक बार लॉरस लैब्स लेकर आइए, आज फार्मा में अच्छी बाइंग रही है और लॉरस लैब्स अच्छे मोमेंटम है। जाते जाते एक बार बैन का अपडेट और ले लेते हैं। बैन में जाने की तैयारी जो स्टॉक्स कर रहे हैं उनमें NMDC शामिल है। कल भी ये लिस्ट में आया था लेकिन गया नहीं था बैन में, आई थिंक लास्ट 5 मिनट में एडजस्टमेंट्स हुई होंगी। मनप्पुरम 98% और पंजाब नेशनल बैंक 95% बैन से बाहर आ सकते हैं। उसमें इंडियाबुल्स हाउसिंग अगेन कल भी लग रहा था कि आएगा बाहर लेकिन नहीं आ पाया, लेकिन आज शायद आ जाए 80% के करीब। बलरामपुर चीनी 79% पर, कैनरा बैंक 77% पर और हिंदुस्तान कॉपर 75% पर। और कल तो एक्सपायरी है तो कल तो खैर सारे बैन से बाहर आ ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। जी हाँ, तो लास्ट डे उस बैन लिस्ट का और उसके बाद फिर हम नए सिरे से शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इंडेक्स पर एक बार नजर रखिएगा। इनफैक्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे के आसपास जाकर टिकता हुआ निफ्टी आपको दिखाई देगा। 19726 का जो स्तर इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स की क्या कह रहे हैं 300 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक तेजी में था लेकिन लास्ट आवर में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं इस समय हीट मैप के जरिए और ओवरऑल वॉल पर क्या संकेत बन रहे हैं आज की क्लोजिंग के, कहां पर हम जाकर टिकेंगे। ठीक एक दिन एक्सपायरी से पहले इंडेक्स ने रफ्तार पकड़ी, 19727 के आसपास तक का ट्रेड, 62 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक थोड़ा सा लड़खड़ाया लेकिन 12 पॉइंट नीचे, विच इज नॉट बैड। निफ्टी आईटी में जोर देखने को मिला, हालांकि अभी भी स्ट्रीट की राय बटी हुई है। कुछ एफआई ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि FY25 वाला साल एक कमबैक साल रह सकता है। कुछ डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि FY26 में तेजी आएगी, उससे पहले नहीं। निफ्टी आईटी में कुछ खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दिए। आज जो काउंटर्स ने साथ दिया है इस तेजी में, उनका जायजा लेते हैं। एक तो LNT पहले देखिएगा। LNT में हमने देखा करीब 2% तक के इंट्राडे गेंस देखने को मिले। 2965 के आसपास ये स्टॉक आकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी आज साथ रहा है तेजी की तरफ, तो उसका भी आप योगदान जरूर जोड़ेंगे। 1-1.25% तक के गेंस वहां पर बनते दिखाई दिए। कई फार्मा कंपनियां जहां पर तेजी बनती दिखाई दी, सिप्ला जैसे काउंटर, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर्स थे जहां पर तेजी की पोजीशंस आज दरअसल लोग कैरी करके जा रहे हैं। 2 से 1.5% तक का इजाफा इन कुछ स्टॉक्स में जरूर बनता दिखाई दिया है। कुछ एक आध स्टॉक्स जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए मिड कैप के लिहाज से, मनप्पुरम इसका हम जिक्र कर रहे थे आज दोपहर के ट्रेड में, जहां पर एक अच्छा खासा फ्लोट देखने को मिला। करीब 5% तक के गेंस पर ये स्टॉक आकर टिकता हुआ दिखाई देगा आपको। यहाँ पर कुछ हरकत बनती दिखाई दी है। सेनको एक और स्टॉक, रीसेंट लिस्टिंग और वहां पर जोरदार तेजी बनती दिखाई दी। डबल डिजिट गेंस, इनफैक्ट 14-15% तक का इजाफा इधर बनता दिखाई दिया है। PFC REC जैसे काउंटर्स को नहीं भूल सकते क्योंकि उन्होंने दरअसल उस चार्ज को लीड किया वायदे बाजार के फ्रंट पर। 6-7% तक का इजाफा इन काउंटर्स ने आज इंट्राडे में दिखाया है। इनफैक्ट जाते जाते एक बार पॉलीकैप भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज फिर से ट्रेंड तेजी का बनता दिखाई दिया। ये एक और काउंटर जहां पर 4% के गेंस देखने को मिले हैं। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप और वहां पर तस्वीर साफ होगी कि कितनी स्ट्रेंथ के साथ आज का पुल बैक है। कल की तुलना, कल परसों की तुलना में स्थिति काफी बेहतर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मंदी है वो 2.5 लाइनों में ही सिमट कर रह गई या फिर उससे कम है। मंदी की तरफ ऑफ कोर्स टाइटन था, ग्रासिम जैसे काउंटर्स, आज हीरो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स ने कुछ एक बैकफुट पर ट्रेड दिखाया। HDFC बैंक आज थोड़ा सा सुस्त था, लेकिन तेजी की तरफ अगर आप आए, LNT हम मेंशन कर रहे थे, कोल इंडिया में एक बहुत स्मार्ट मूव देखने को मिला है क्लोजिंग के लास्ट हाफ आवर 45 मिनट्स में। ITC में एक अच्छा खासा पिकअप, सिप्ला जैसे ट्रेड्स, वहां RIL देखिए 1.25% ऊपर, LTI माइंट्री में खरीदारी बनती हुई और साथ ही साथ इन्फोसिस जैसे काउंटर्स, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स 0.5% ऊपर जाकर टिके हैं। तो यह है आज का क्लोज, जहां पर 19728 पर डे हाई पर ही इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। अब देखते हैं एडजस्टेड लेवल क्या आता है, और निफ्टी बैंक 44600 के आसपास टिकता हुआ। यह है आज के लिए आपके लिए
स्थिति। लेकर आते हैं सीधा सौदा का अपडेट। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला। प्रताप स्नैक्स जीएसटी नोटिस से 3.5% नीचे। वेदांत मूडीज की रेटिंग डाउनग्रेड के बाद 7% का नॉक लिया। सुजलॉन एनर्जी में दिलीप सांघवी साहब ने इनफैक्ट वो अग्रीमेंट खारिज की है, तो दबाव बनता हुआ। पॉलीकैब, गोदरेज कंज्यूमर, श्री रेणुका, मारुति सुजुकी, ये तेजी वाले काउंटर्स थे। और गोदरेज पर हमने कुछ ही देर पहले वो बाय कॉल भी सुना, जहां पर 1200 का टारगेट इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स का आया और टेक्निकली भी जानकारों को पसंद है। ये वो आज के बड़े मूवर्स रहे हैं। बिल्कुल। खैर चलिए, आज शानदार क्लोजिंग मार्केट के लिए। आज सुबह एक बार स्केयर देने के बाद डे हाई पर बंद होते हुए, और कल ध्यान रखिएगा मंथली एक्सपायरी, बड़ी वाली एक्सपायरी, और क्वाड्रुपल विचिंग निफ्टी और निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों की एक्सपायरी, और स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शंस। तो सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला दिन होता है नॉर्मली महीने का लास्ट थर्सडे, उसकी कल करेंगे तैयारी। बीरू जैम कल सितंबर का सार गुरुवार सुबह मुलाकात होगी फिर 7 बजे और 8 बजे मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।